हिंदी अध्याय 141 सन की एलायंस हाइरोक्सिजी के लिए अतिरिक्त। म्यूटेटर अचानक घूम गया। उसके हाथ में जेड जैसा खंजर सुरक्षात्मक रूप से उसकी छाती के सामने रखा हुआ था। उसकी निगाह सावधानी से पेड़ पर अजीब आकृति की स्थिति पर केंद्रित थी। वह विचित्र व्यक्ति, जिसमें कुछ क्षण पहले तक जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था और जिसकी आंखें बंद थीं, अब आश्चर्यजनक रूप से अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी एक आंख स्पष्ट रूप से काली और सफेद थी, जो एक मानव आंख थी, जबकि दूसरी आंख स्टील की बनी हुई थी। फिर भी उसमें जीवन प्रतीत होता था, जो अत्यंत भयानक लग रही थी। उस अजीब आकृति की निगाहें कुछ उदासीन थीं। वह सीधे अपने सामने खड़े म्यूटेटर को देख रहा था, मानो वह किसी निर्जीव मृत पदार्थ को देख रहा हो। लिन शेन पीछे हट रहा था। उसे लग रहा था कि जब तक वह ये पता नहीं लगा लेता कि यह आदमी वास्तव में क्या है, तब तक दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। आखिरकार दूसरों के हाथों में स्पिरिट बेस थे, और हालांकि रियल्म किंग ग्रह पर एसेंडर्स का अस्तित्व असंभव लग रहा था, लेकिन पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। वास्तव में ये केवल लिन शेन की बात नहीं थी, अन्य लोग भी पीछे हट रहे थे। कोई भी मूर्ख नहीं था। स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर, जो उस विचित्र आकृति के सबसे निकट था, ने भी यह महसूस करने के बाद पीछे हटने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वह मुश्किल से एक कदम पीछे हट पाया था। पेड़ में लगी आकृति अचानक खड़ी हो गई। उसका शरीर तने के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके चारों ओर की सफेद जेड जैसी लकड़ी टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ने लगे। उड़ती हुई लकड़ी के टुकड़ों के बीच आकृति ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत तलवार गठबंधन म्यूटेटर के सामने आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके कदम तेज नहीं लग रहे थे, लेकिन इससे क्रिस्टल बेस लेवल स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, जैसे कि वह स्तब्ध हो गया हो और चौड़ी आंखों से उस विशालकाय आकृति को अपनी ओर आते देख रहा हो। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच स्थिर था, बल्कि उस विचित्र आकृति की गति इतनी तीव्र थी कि उसका शरीर उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह एक स्थान पर जम गया है। अन्य लोग भी इस म्यूटेटर की तरह ही थे। यद्यपि आकृति की गति धीमी प्रतीत हो रही थी, उनके शरीर उसकी गति से मेल नहीं खा रहे थे, और वे असहाय होकर देख रहे थे कि कैसे उसने अपना इस्पाती हाथ बढ़ाया और हुक जैसी उंगलियों से म्यूटेटर के सिर को पकड़ लिया। अगले ही पल सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उस अजीब आकृति ने अपनी 5 अंगुलियों से बल लगाया और एक ही बार में म्यूटेटर के हेलमेट जैसे कवच और सिर को कुचल दिया। लिन शेन ने मन ही मन दुख व्यक्त किया कि जिसे मृत मान लिया गया था वह फिर से जीवित हो गया है। अगर उसे पता होता कि यह ऐसा होगा, तो वह कभी नहीं आता। बलि प्रभामंडल का प्रयोग अभी अभी ही हुआ था, और यद्यपि उसने तब से कुछ अंक अर्जित कर लिए थे, फिर भी यह इस विचित्र आकृति से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब उस अजीब आकृति ने म्यूटेटर का सिर कुचल दिया, तो वह रुक गया। जब उसने चलना बंद कर दिया, तो लिन शेन और अन्य लोगों ने अपनी सामान्य गति प्राप्त कर ली और साथ ही उस अजीब आकृति से अधिकतम दूरी बनाने के लिए तेजी से पीछे हटने लगे। हालांकि एक क्रिस्टल आधारित वेरिएंट एक अपवाद था। म्यूटेटर जो मारा गया था वह उसका सगा भाई था, और अब क्रोध से लाल आंखों के साथ उसने न केवल पीछे हटने से इनकार किया, बल्कि जल्दी से एक पेट कैप्सूल और एक चाबी निकाली और 2 क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को सक्रिय कर दिया ताकि वे उस अजीब आकृति पर हमला कर सकें। हम फिर से शुरू करते हैं। लिन शेन ने उस अजीब आकृति को हिलते हुए देखा और फिर से उसे गतिहीन कर देने वाली सनसनी महसूस हुई। जब भी वह आकृति चलती, तो उन्हें ऐसा लगता कि मानो वे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, इसलिए नहीं कि वे पूरी तरह से स्थिर हो गए थे, बल्कि इसलिए कि वे बहुत धीमी गति से चल रहे थे, बिल्कुल एक भोंगे की तरह। वह आकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हरकतें धीमी लग रही थीं, और हर क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, दोनों क्रिस्टलीय पालतू जानवरों के हमलों से बचता हुआ, और जैसे ही वह गुजरा, उसने अपने हाथ से उनके सिर कुचल दिए। फिर वह स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर के सामने पहुंचा, जिसने उस पर हमला करने के लिए पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया था, और उसके साथ भी ऐसा ही किया, उसका सिर कुचल दिया। सब कुछ इतनी व्यवस्थित और धीमी गति से किया गया प्रतीत हुआ, मानो ये सब बहुत कम प्रयास से किया गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सब करने के बाद आकृति रुक गई, और तभी म्यूटेटर और पालतू जानवरों के शव पेड़ की शाखाओं से नीचे गिर गए। तभी सभी लोग अपनी धीमी गति से संभले और घबराकर 2-4 कदम पीछे हटे, लेकिन वे पहले ही पेड़ के तने तक पहुंच चुके थे और आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे अन्य शाखाओं की ओर जा सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि उस अजीब जीव की गति ऐसी नहीं थी कि वे उसका मुकाबला कर सकें। अगर वह उन्हें मारने का फैसला करता तो भागना बेकार होता, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वे बिल्कुल भी नहीं भाग पाते। हर किसी को हड्डियां कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। उस जीव को देखकर उनकी आंखें भय से भर गईं। हालांकि उस प्राणी की नजर उन पर नहीं थी, बल्कि छतरी के भीतर लगे विशाल फलों की ओर थी। अगले ही पल उन्होंने देखा कि वह प्राणी उछल पड़ा और उड़ते हुए अपने शरीर से एक विशाल फल को लात मार दी। अविश्वसनीय रूप से कठोर फल उस प्राणी के लात मारने से फट गया तथा उसमें से भारी मात्रा में तरल पदार्थ तथा कुछ अन्य चीजें बाहर निकल आईं। बिना रुके वह प्राणी एक फल से दूसरे फल पर उछलता रहा और जब भी उसका पैर उस पर पड़ता तो वह फल फूट जाता। कुछ फलों के अंदर कुछ नहीं था, कुछ में संक्षारक तरल पदार्थ था तथा अन्य फलों से तरल पदार्थ के साथ कुछ और भी गिर रहा था। लिन शेन और अन्य लोगों ने देखा कि कैसे वह प्राणी एक के बाद एक फल तोड़ता और कुचलता रहा। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया था, जबकि वास्तव में केवल एक संक्षिप्त क्षण ही बीता था। जब जीव ने आखिरी फल तोड़ लिया तो वह छतरी से नीचे कूद गया और पेड़ के नीचे रेतीली जमीन पर उतरा। जमीन पर बिखरी वस्तुओं पर एक नजर डालने के बाद वह प्राणी बिना किसी लगाव के मुड़ा और दूर रेगिस्तान की ओर चल दिया। प्राणी की आकृति के गायब हो जाने के बाद ही सभी ने अनजाने में पुनः सांस लेना शुरू कर दिया, मानो प्राणी के वहां मौजूद रहने के दौरान उनकी सांसें रुकी हुई थीं। धप! लिन शेन जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसे लगा कि उसके कपड़े भीग गए हैं। एक पल के लिए तो लिन शेन को यकीन हो गया कि अब वह मर चुका है। ये केवल लिन शेन की ही बात नहीं थी, अन्य सभी लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे, जो उस प्राणी की दमनकारी शक्ति से अभिभूत थे। हमें अपनी जिंदगी वापस मिल गई, जू त्यानगे ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, जाहिर तौर पर राहत महसूस कर रहे थे। तू शियावदाव का रंग भी बहुत अच्छा नहीं था। उस जीव के सामने वह बिना खोल के घोंघे की तरह महसूस कर रहा था, जिसमें किसी भी तरह की सुरक्षा की भावना नहीं थी। जुओ किंगलोग और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव जटिल थे। वे बच जाने से राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने साथियों की मौत से दुखी भी थे। वह प्राणी आरोही में से एक होना चाहिए, है ना? रियल किंग ग्रह पर ऐसे अस्तित्व के साथ ये भविष्य में असुरक्षित होने जा रहा है, एक म्यूटेटर ने चिंतित नजर से कहा। यद्यपि लिन शेन को भी ये प्राणी अविश्वसनीय रूप से भयानक लगा, लेकिन विचार करने पर ऐसा लगा कि यह केवल उन लोगों को ही निशाना बनाता था जिन्होंने इस पर पहले हमला किया था। यदि वह प्राणी सचमुच उन्हें मारना चाहता तो यहाँ एक भी जीवित नहीं बचता। समूह रस्सियों के सहारे नीचे उतरा तो देखा कि नीचे खड़े लोग पेड़ से गिरे तरल पदार्थ को घेरकर उसकी जांच कर रहे थे। लिन शेन जुओ किंगलोग और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे, जहां उन्हें गिरे हुए संक्षारक तरल के बीच एक अजीब वस्तु दिखाई दी। ऊपर से उन्होंने देखा कि जो फल फट गए थे उनमें संक्षारक तरल के अलावा अन्य चीजें भी थीं। हालांकि हर फल के अंदर कुछ न कुछ होता था, केवल एक छोटे से हिस्से में ही ऐसा होता था। यद्यपि उन्होंने ऊपर से यह स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि अंदर क्या था, परंतु अब जो कुछ जमीन पर गिरा था उसे देखकर उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। जमीन पर पड़ी वस्तुएं काले लोहे के टुकड़े थे। लोहे की गांठें आकार में अनियमित थीं, बेस म्यूटेशन अंडे जैसी नहीं थीं, लेकिन विशाल वृक्ष के फलों में ये लोहे की गांठें क्यों होंगी? क्या ये गांठें विशाल वृक्ष के बीज हो सकते हैं? तलवार गठबंधन और जू परिवार के लोग लोहे की गांठ का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन म्यूटेटर के चक्कर के साथ उन्होंने भी इसके साथ लापरवाही से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। पहले लोहे की गांठ को वापस ले जाने की योजना बनाए, आगे के अध्ययन के लिए होमवर्ल्ड में वापस। चूंकि आरोही ग्रहलोक पर तैनात थे, इसलिए किसी भी प्रकार के आश्चर्य का डर नहीं था। लिन शेन को ये सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे लोहे के टुकड़े क्या थे। वह लगातार म्यूटेटर की हर चाल को याद कर रहा था। वह हाल ही में अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था और यद्यपि प्रगति हुई थी, उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ कमी रह गई है। आज म्यूटेटर की हर गतिविधि को देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। भले ही म्यूटेटर अमर न्यायालय पर कदम नहीं रख रहा था, लिन शेन ने उसमें गति नामक कुछ देखा। इसका आंदोलनों की गति से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह उस शक्तिशाली आभा के बारे में था। लिन शेन का अमर दरबार पर 73 कदम का कदम अब अच्छी तरह से अभ्यास किया गया था, लेकिन इसमें उस तरह की आभा का अभाव था। उस आभा के बिना अमर न्यायालय पर कदम रखना अभी भी अमर न्यायालय पर कदम रखना है, लेकिन उस आभा के साथ अमर न्यायालय पर कदम रखना लिन शेन का अमर न्यायालय पर कदम रखना बन जाता है।
म्यूटेटर की गति को याद करते हुए लिन शेन ने सोचा कि वह अपनी गति शैली के साथ अमर न्यायालय पर कदम कैसे रख सकता है। म्यूटेटर की गति अमर न्यायालय पर कदम रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, न ही यह मेरे लिए उपयुक्त है, इसलिए अमर न्यायालय पर मेरे कदम रखने की गति किस प्रकार की होनी चाहिए। लिन शेन ने इस प्रश्न पर विचार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गति वह अमूर्त चीज है जिसे आप देख या छू नहीं सकते, फिर भी लोग उसे महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वही नृत्य मुद्राएं देखने वालों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं, जबकि कोई अन्य व्यक्ति ठीक वही नृत्य मुद्राएं प्रस्तुत करते हुए केवल अपनी तकनीक से प्रभावित कर सकता है तथा कोई गहरी भावना उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि ये केवल इतना ही मामला होता कि चालों का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया गया होता, तो शायद ये समस्या नहीं होती। कुछ लोग सर्वोत्तम तकनीक के बिना भी गाते हैं, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। अन्य लोग पूरी तकनीक के साथ गाते हैं, लेकिन केवल घटिया ही लगते हैं। शायद यह अंतर व्यक्तिगत व्याख्या का मामला है, तो मेरी व्याख्या क्या है? लिन शेन ने सोचा। इससे पहले लिन शेन ने सोचा था कि अमर दरबार पर कदम रखने की 4 शुरुआती पंक्तियां सिर्फ निर्माता के स्वयं के घमंडी स्वभाव को दिखाने के लिए थीं। लेकिन अब वह सोचता है कि वे केवल दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि अभ्यासी को ये बताने के लिए थे कि अमर न्यायालय में कदम रखने के लिए किस तरह की गति की आवश्यकता है। इससे पहले लिन शेन ने इस पर विचार नहीं किया था, और अब जब उसने किया, तो वह उन 4 पंक्तियों द्वारा व्यक्त गति से पूरी तरह सहमत नहीं हो सका। मैं इस संसार में एक अतिथि मात्र हूँ, मेरा आकाश में जाने का कोई इरादा नहीं है, किंतु स्वर्ग मेरा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं अनायास ही अमर दरबार में कदम रख देता हूँ। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे नीची निगाह से देखोगे, तो मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा, फिर तुम मेरा क्या कर सकोगे। लेकिन लिन शेन को लगा कि आप मेरा सम्मान करते हैं या नहीं, यह अप्रासंगिक है, मुझे वास्तव में आपकी राय की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उन 4 पंक्तियों के अनुसार अमर न्यायालय पर कदम रखने का अभ्यास करना अंततः उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा, और वह मूल लेखक के दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा लिन शेन ने पहले से ही अमर न्यायालय पर कदम रखने का अभ्यास इस हद तक कर लिया था कि यह मूल जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मूल इरादों का पालन करना भी शायद गलत होगा। मक्खियों और कुत्तों के झगड़े वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ, क्षुद्र लाभ वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने दिल में खुशी, ताज़ा उत्तेजना का रोमांच, एक ऐसे रास्ते पर चलने की तलाश करता हूँ जिस पर पहले दूसरों ने नहीं चला है। अंत में मैं केवल अपने रास्ते पर ही चल सकता हूँ। इस एहसास से प्रेरित होकर लिन शेन को लगा जैसे वह समझ में आ गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अकेली चींटी आवाज करती है, लेकिन अगर वह किनारे पर हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई भी चींटी की आवाज सुनने के लिए नीचे नहीं झुकेगा। अगर वह रास्ता रोकती है तो उसे पैरों तले रौंद दिया जाता है। इसके लिए जानबूझकर प्रयास करने की भी जरूरत नहीं होती, इतना महत्वहीन कि उसका अस्तित्व भी शायद नजर न आए। किसी के पैर के नीचे की चींटी कभी भी लक्ष्य नहीं रही। लिन शेन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक कदम उठाया। हालांकि इस कदम में अभी भी अमर दरबार पर कदम रखने की तकनीक शामिल थी, लेकिन ये पूरी तरह से वही नहीं थी। लिन शेन ने उन गतिविधियों में पूर्ण एकरूपता की जानबूझकर की गई खोज को छोड़ दिया तथा इसके बजाय अपने शरीर और हृदय की इच्छाओं के अनुसार चलने लगा। ये सामान्य चलने से कुछ अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसके शरीर के भीतर शक्ति उसी के अनुरूप अवर्णनीय रूप से सहज रूप से बढ़ रही थी। तो यह ऐसा है। लिन शेन अपने दिल में खुश हुआ। अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास करते हुए उसे हमेशा कुछ अजीब लगता था, लेकिन आज यह असाधारण रूप से सहज था। उसके द्वारा की गई हर क्रिया ने जानबूझकर मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना उसके शरीर के भीतर शक्ति के प्रवाह को सक्रिय कर दिया। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि लिन शेन केवल आराम से चल रहा था और अपने शरीर को ढीला छोड़ रहा था, और इस तथ्य को पूरी तरह से छिपा रहा था कि वह विकास कौशल का अभ्यास कर रहा था। इच्छानुसार चलने का अर्थ यह नहीं है कि कोई तकनीक या नियम नहीं है, बल्कि लिन शेन ने पहले ही उन तकनीकों और नियमों को अलग कर दिया था तथा उन्हें अपने हर आंदोलन में एकीकृत कर लिया था। अब वह किसी विशिष्ट पूर्ण क्रिया का पालन नहीं करता था। अरे, आज शेन को छलक क्यों लग रहा है? जू त्यानगे ने लिन शेन को देखा, जो टहलता हुआ लग रहा था। उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि वह क्या था, बस इतना कि आजकल लिन शेन पहले से कुछ अलग लग रहा था। 2 चक्कर चलने के बाद लिन शेन बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए वापस लौटा। पहले वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था, अब वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था।
जैसे ही उसने आराम करने और इसमें शामिल सिद्धांतों पर विचार करने के लिए बैठने की योजना बनाई, उसने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना। वह लोहे का टुकड़ा हिलता हुआ प्रतीत होता है। लिन शेन ने मुड़कर देखा तो लोहे के ढेले पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने एक ढेले की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन का दिल दहल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तू शियाओदाओ को बुलाया और पीछे हट गया, साथ ही जू त्यानगे को भी सचेत किया। जू त्यानगे ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत जू परिवार के लोगों को लिन शेन के साथ भागने के लिए बुलाया। तलवार गठबंधन के सदस्यों को, जो पहले से ही चौंके हुए पक्षियों की तरह थे, जू किंगलोव द्वारा सीधे पीछे हटने का आदेश दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें अपने शिविर का सामान भी छोड़ना पड़ा। समूह अभी ज्यादा दूर नहीं भागा था कि उन्होंने देखा कि डगमगाता हुआ लोहे का टुकड़ा टूट गया और उसमें से एक बेस वेरिएंट प्राणी बाहर निकल आया। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक योद्धा था, जो बर्फ से बचाव के लिए कवच पहने हुए था और उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। वह लोहे का टुकड़ा वास्तव में एक बेस म्यूटेशन अंडा था और यह एक बेस वेरिएंट प्राणी है जो अभी अभी फूटा है। हर कोई समझ गया कि क्या हो रहा था। उनके दिल परमानंद से भर गए। जू किंगलोव ने तुरंत आदेश दिया, कोई भी हिले नहीं, हम पहले इस बेस वेरिएंट प्राणी को वश में करेंगे, फिर इसे वितरित करेंगे। उत्तेजित म्यूटेटरों ने अपने आवेगों को रोक लिया तथा जू किंगलोव ने प्राणी को वश में करने के लिए एक क्रिस्टल बेस नियुक्त किया। फ्रॉस्ट वॉरियर ने लोहे की गांठ खाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल बेस ने उसे रोक दिया। उसने तुरंत एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी ठंडी हवा से ढकी हुई थी, बहुत भयानक लग रही थी। उस व्यक्ति ने अपने नंगे हाथों से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, बल्कि फ्रॉस्ट वॉरियर की मुट्ठी को रोकने के लिए क्रिस्टल बेस सामग्री से बनी एक ढाल निकाली। यद्यपि फ्रॉस्ट योद्धा के घूंसे से ढाल पर कोई निशान नहीं पड़ा, फिर भी उस पर बर्फ की एक परत जम गई। उस बेस वेरिएंट प्राणी के पास वास्तव में फ्रॉस्ट पावर है। दर्शकों ने फ्रॉस्ट योद्धा को और भी अधिक उत्सुकता से देखा। विशेष गुण धारण करने वाले ऐसे आधारहीन प्राणी बहुत दुर्लभ है, और भले ही उनके पास उत्परिवर्तित के बजाय केवल एक साधारण क्रिस्टल आधार हो, फिर भी उनका मूल्य सामान्य उत्परिवर्तनों से कम नहीं है। वो व्यक्ति अधिक सतर्क हो गया। उसने फ्रॉस्ट वॉरियर के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए केवल ढाल का उपयोग करके उसे टूटे हुए लोहे के टुकड़े तक पहुंचने से बार बार रोका। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और फ्रॉस्ट वॉरियर की सहन शक्ति अभी भी भरपूर दिख रही थी। जू किंगलोव ने एक और क्रिस्टल बेस को आदमी की जगह लेने दिया और फ्रॉस्ट वॉरियर के साथ मुकाबला जारी रखा। इसके बाद हर आधे घंटे में वे बदल जाते थे। कई चक्कर लगाने के बाद फ्रॉस्ट वॉरियर की ताकत आखिरकार खत्म हो गई। लोहे की गांठ को खाने के लिए उसने अपनी पेट की पेश की। जू किंगलोव ने पालतू चाबी ले ली, फिर फ्रॉस्ट वॉरियर को लोहे की गांठ खाने की अनुमति दी। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने चाबी का इस्तेमाल करके उसे क्रिस्टल जैसे पालतू कैप्सूल में बदल दिया। यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस है, चलो इसका नाम फ्रॉस्ट वॉरियर रखते हैं, जू किंगलोव ने खुशी से कहा। 143 फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए। ये वास्तव में एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस था। यहाँ 10 से अधिक लोहे की गांठों के साथ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 10 से अधिक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर थे? सभी की निगाहें बचे हुए लोहे के टुकड़ों पर टिकी थीं और लिन शेन और जू त्यानगे भी अपवाद नहीं थे। उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधार विशेष विशेषताओं के साथ ऐसे पालतू जानवर वास्तव में दुर्लभ थे और उनका मूल्य अथाह था। अगला कदम ये चर्चा करना था कि इन लोहे की गांठों को कैसे आवंटित किया जाए। कुल 14 लोहे की गांठों के साथ तलवार गठबंधन, जू परिवार और लिन शेन को उन्हें साझा करना था। यदि उन्हें समान रूप से वितरित किया जाए तो स्वॉर्ड एलायंस वास्तव में नुकसान में रहेगा। उनके पास अधिक लोग थे और वे अधिक मजबूत थे। जू परिवार की अपनी ताकत बहुत अधिक नहीं थी और वे तलवार गठबंधन के साथ आए थे। यदि वे तीसरे को लेते, भले ही जू किंगलोव सहमत हो, तो तलवार गठबंधन के अन्य सदस्य आपत्ति करेंगे। जू किंगलोव, लिन शेन और जू त्यानगे के बीच चर्चा के बाद अंततः ये निर्णय लिया गया, तलवार गठबंधन 8, लिन शेन 4 और जू परिवार 2 लेगा। जू त्यानगे इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि लिन शेन नहीं होता, जिसने पहले फल को गिरा दिया था और सभी को बचा लिया था, जिससे उसे सहयोग से लाभ मिला, तो तलवार गठबंधन ने संभवतः उसे एक भी फल नहीं दिया होता। लिन शेन ने भी 4 सीटें ली थीं। उन्हें लगा कि यह स्वीकार्य है, संख्या के आधार पर उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती। आखिरकार उसने ये वस्तुएं स्वयं नहीं लाई थीं।
संतोष से खुशी पैदा होती है। आप लोग पहले चुन लें, जो बचेगा वह हमारा होगा, जुओ किंगलोग ने उदारता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वैसे भी चुनने के लिए कुछ खास नहीं है, वे सभी एक जैसे हैं, जू तियानगे ने कहा और अपने आदमियों को 2 लोहे के टुकड़े वापस ले जाने का निर्देश दिया। समय बर्बाद न करना चाहते हुए लिन शेन तू शियाओदाओ के साथ आगे बढ़े। मूल रूप से उनकी योजना केवल 4 लोहे की गांठें लेने की थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह लोहे के टुकड़ों के पास पहुंचा, फेई ज़ाई उसके बैग से बाहर कूदा, अपने पंख फड़फड़ाए और एक टुकड़े पर जा गिरा। उसने कुछ बार चोंच मारी लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे प्रभावित होकर लिन शेन ने फेई ज़ाई को वापस ले लिया और तू शियाओदाओ को उस लोहे की गांठ को उठाने को कहा, फिर यादृच्छिक रूप से 3 और उठाए। लिन शेन और जू तियानगे द्वारा अपने विकल्प चुनने के बाद जुओ किंगलोग ने अपने आदमियों को शेष बचे टुकड़ों को ले जाने की अनुमति दे दी। सभी दल अपने लोहे के टुकड़ों के फूटने का इंतजार कर रहे थे तथा अन्य मामलों में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। भाई तू आप में से प्रत्येक के लिए 2, लिन शेन ने तू शियाओदाओ से कहा। तलवार गठबंधन ने आपके लिए विचार करते हुए हमें 4 दिए हैं। मैं सिर्फ 1 के लायक हूं और सिर्फ 1 लेना ही काफी है, तू शियाओदाओ ने जवाब दिया। ये काम करता है, लिन शेन ने सहमति व्यक्त की और तू शियाओदाओ को 1 लेने दिया। समय के साथ कभी कभी एक उत्परिवर्तित शीत योद्धा लोहे के ढेले से निकलता था और प्रत्येक पक्ष बारी बारी से अपने अपने योद्धा को पालतू बना लेता था। जब 3 दिवसीय उल्टी गिनती समाप्त हुई, तब तक अधिकांश फ्रॉस्ट वॉरियर्स बाहर आ चुके थे, केवल कुछ में अभी भी कोई हलचल के लक्षण नहीं दिख रहे थे। लिन शेन के 3 में से 2 बाहर आ गए थे, केवल एक जिस पर फेई ज़ाई उतरा था उसमें अभी तक कोई हलचल नहीं दिखी थी। लिन शेन के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह इसे वापस जिनशुई झील पर ले जाए और फिर इसे डाकबर्ड बेस पर ले जाए। तू शियाओदाओ के बच्चे का फ्रॉस्ट नाइट अंडे से निकलकर एक कैप्सूल में बंद हो गया था। भाई लिन, मैं आपके साथ बेस पर वापस नहीं आऊंगा, तू शियाओदाओ ने अप्रत्याशित रूप से जाने का फैसला किया। जरूर, लिन शेन ने सिर हिलाया, उसे इतने अच्छे अंगरक्षक को खोने का कुछ अफसोस भी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बार आपसे मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और इससे मुझे एहसास हुआ है कि हमेशा बड़ी ताकतें होती हैं। मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं सालों से बेतहाशा भटक रहा हूं और सिर्फ किस्मत से ही बच पाया हूं। इस बार मैं निश्चित रूप से कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मैं ताकत में दूसरों से आगे न निकल जाऊं। तू शियाओदाओ ने कुछ देर रुककर कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम विदेश जाओ तो बेहिचक मुझे अमरद्वीप बेस पर ढूंढना। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यदि आप कह रहे हैं कि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहने की हिम्मत करेंगे कि वे मजबूत हैं। लिन शेन ने सोचा, वह तो शियाओदाओ की मानसिकता को समझने में असमर्थ थे। लिन, अब मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति सीमित है। वापस आने के बाद मैं तुरंत एकांत साधना शुरू कर दूंगा। जब मैं कुछ उपलब्धियां हासिल कर लूंगा और इस दुनिया के नायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगा, तू शियाओदाओ ने पीछे मुड़कर जाने से पहले कहा। लिन शेन ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या उसे सीमित शक्ति वाक्यांश के बारे में कोई गलतफहमी है। जू तियानगे को अलविदा कहने के बाद लिन शेन अकेले ही लोहे की गांठ को साथ लेकर डाकबर्ड बेस लौट आया। सौभाग्य से उसके पास कई पालतू जानवर थे और उसने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को लोहे की गांठ ले जाने दिया, जिससे उसे परेशानी से बचना पड़ा। जब वे अभी भी अपने रास्ते पर थे तो लोहे की गांठ पर दरारें दिखाई देने लगी और लिन शेन ने जल्दी से ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन से इसे नीचे रखने के लिए कहा। लिन शेन ने देखा कि लोहे की गांठ लगातार खुल रही है। उसके दिल में थोड़ी सी आशंका महसूस हो रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लोहे की गांठ दूसरों से अलग है। क्या फेई ज़ाई को बस लोहे की गांठ में दिलचस्पी है या इसमें कुछ अनोखा है जिसने उसका ध्यान खींचा। लिन शेन की उत्सुक निगाहों के सामने लोहे की गांठ अंततः पूरी तरह से खुल गई और अंदर मौजूद बेस वेरिएंट प्राणी प्रकट हो गया। ये थोड़ा अलग लगता है। लिन शेन ने देखा कि अंदर का बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी एक फ्रॉस्ट योद्धा था, लेकिन इसने बर्फ के क्रिस्टल से बनी एक 2 हाथ वाली महान तलवार पकड़ी हुई थी। इस बंदे के पास वास्तव में एक हथियार है। लिन शेन ने कई फ्रॉस्ट योद्धाओं को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को हथियार से लैस देखा था। लिन शेन ने तुरंत स्टोनमैन को निर्देश दिया कि वह फ्रॉस्ट वॉरियर को लोहे के टुकड़े खाने से रोके।
प्रत्येक हाथ में एक बड़ी तलवार लेकर फ्रॉस्ट योद्धा ने सीधे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन पर हमला किया। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने अपने मोटे खंभे जैसे काले क्रिस्टल हथियारों से हमले का सामना किया। एक झनकार के साथ ग्रेटेस्ट वॉर्ड ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की बांह पर गहरा निशान छोड़ दिया। आपको ये जानना चाहिए कि ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की कठोरता 40 पॉइंट थी। फ्रॉस्ट वॉरियर, जो अभी अभी पैदा हुआ था और अभी भी कमजोर अवस्था में था, एक ही वार से अपनी बांह पर गहरा निशान छोड़ने में सक्षम था। ये ताकत में पूरी तरह से भयानक था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि तलवार के निशान से बर्फ निकलने लगी, जिससे बांह के अंदर बेस म्यूटेशन द्रव जम गया, जिससे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन का अंत सख्त हो गया। ये देखकर लिन शेन ने तुरंत सफेद जेड टाइगर और 3 उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड्स को बुलाया और एक साथ फ्रॉस्ट योद्धा पर हमला किया। ये फ्रॉस्ट योद्धा स्पष्ट रूप से औसत फ्रॉस्ट योद्धा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसकी महान तलवार रक्षा पंक्ति को भेदती थी और जहां भी ब्लेड गुजरता था वहां बर्फ जम जाती थी। वास्तव में एक प्रभावशाली उपस्थिति। ठंडी आभा स्पष्ट रूप से औसत फ्रॉस्ट योद्धा की तुलना में अधिक मजबूत थी, जो बेस म्यूटेशन द्रव को तुरंत जमा देने में सक्षम थी। इस प्राणी की ताकत और गति भी शीर्ष स्तर की थी। लिन शेन को एहसास हुआ कि वह इसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को फ्रॉस्ट योद्धा को काटने की अनुमति दी, जिससे उसे उम्मीद थी कि फ्रॉस्ट योद्धा के प्रतिरोध को रोकने के लिए सेंटीपीड के दर्दनाक विष का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि जिस क्षण कनखजूरे ने काटा, उसके मुंह के हिस्से तुरंत जम गए, जबकि जिस फ्रॉस्ट वॉरियर को काटा गया था उसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। लिन शेन को एक नजर में ही समझ आ गया कि सेंटीपीड का विष अंदर तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वह जम गया था। सौभाग्य से फ्रॉस्ट वॉरियर अभी अभी अंडे से निकला था और अभी भी कमजोर अवस्था में था, अन्यथा लिन शेन को यकीन नहीं था कि उसके 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवर उसे रोक पाएंगे। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन शेन इसे वश में करना चाहता था, मारना नहीं। अगर उसका इरादा फ्रॉस्ट वॉरियर को मारने का होता तो यह निश्चित रूप से 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवरों के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होता। लिन शेन के पास अपनी रणनीति बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवरों को निर्देश दिया कि वे लगातार फ्रॉस्ट योद्धा को परेशान करें ताकि वह लोहे के टुकड़े खाने से रोक सके। 5 या 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फ्रॉस्ट वॉरियर की ताकत खत्म हो गई। खाने के लिए एक निवाला पाने को आतुर होकर उसने अपनी पालतू चाबी सौंप दी। अपने दिल में खुश होकर लिन शेन ने उसे टुकड़े खाने की अनुमति दी और वह तुरंत एक कैप्सूल में बदल गया। फिर उसने इसकी विशेषताओं की जांच की। फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन, उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 40.4, कठोरता 41, जन्मजात कौशल, उत्परिवर्तित ठंडी आभा, उत्परिवर्तित तलवार से लड़ने का कौशल, उत्परिवर्तित तलवार शरीर, आदिम अंडों के छिपे हुए लाभ। यद्यपि फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन और फ्रॉस्ट योद्धा के बीच अंतर सिर्फ एक चरित्र का है, यह विशेषता लिन शेन के अन्य 2 फ्रॉस्ट योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ये चीज बिग रेड बुल की विशेषता से भी अधिक भयंकर है और इसमें 3 पूर्ण कौशल भी हैं, जो सभी उत्परिवर्तन हैं। लिन शेन ने अपने दिल में खुशी के साथ सोचा। अन्य 2 फ्रॉस्ट वॉरियर्स की केवल कठोरता 41 है, जबकि अन्य विशेषताएं बहुत कम हैं। यद्यपि उनके पास भी 3 कौशल थे, लेकिन प्रत्येक में केवल एक उत्परिवर्ती कौशल था और अन्य संवर्धन थे जो फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन की तुलना में बहुत कम थे। आखिरकार मेरे पास एक अधिक बहुमुखी पालतू जानवर है। लिन शेन ने फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन को दूर रखा और डार्कबर्ड बेस की ओर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब लिन शेन और उनका समूह फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर थे, तब अन्य परिवारों को कई रियल्म किंग टावर्स मिले। लोग लगातार टावरों को चुनौती दे रहे थे और कुछ सफलतापूर्वक 9वीं मंजिल तक पहुंच गए थे। प्रत्येक म्यूटेटर जो रियल्म किंग टावर को चुनौती देगा, उसका नाम सभी टावरों के टावर बॉडी पर दिखाई देगा जैसे ही वह पहली मंजिल से गुजरेगा। शीर्ष स्थान पर ओयांग युदू था, जो रियल्म किंग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने और पुरस्कार लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था। बाकी चैलेंजर्स 6ठी मंजिल तक ही पहुंच पाए थे, जो ओयांग युडू के 9वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद हुआ था। उन्होंने ओयांग युडू की चुनौती के फुटेज का अध्ययन किया था और तैयारी की थी। अब बहुत से लोग रियल्म किंग टावर का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ओयांग युडू को जो पुरस्कार मिला था वह एक शीर्ष स्तरीय पेट लॉन्चर था, जिसकी फायरिंग गति 41 थी और जिसे एक बार में 10 कैप्सूल से भरा जा सकता था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि रियल्म किंग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मिलने वाला इनाम एक छोटा सा इनाम था,
तथा जो चुनौती देने वाला अंततः प्रथम स्थान पर आएगा उसे इससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि रियल्म किंग टॉवर की चुनौतियां कब खत्म होंगी। फ्रॉस्ट जायंट ट्री से मुठभेड़ के बाद लिन शेन ने अब रियल्म किंग प्लेनेट पर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। डार्क बर्ड बेस पर लौटने के बाद उसने जहरीले कीड़ों का शिकार करने के लिए रियल्म किंग प्लेनेट की घास वाली ढलानों पर टेलीपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल कलाई घड़ी का इस्तेमाल करना चुना। ये धीमा हो सकता है लेकिन सुरक्षित है। हाल के दिनों में मनुष्यों को रियल्म किंग ग्रह पर अल्ट्रा वन जनजाति के कम सदस्यों का सामना करना पड़ा है, जिससे लिन शेन कुछ चिंतित हो गया। वह जानता था कि 30,000 अल्ट्रा वन योद्धा रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश कर चुके हैं। मनुष्यों द्वारा मारे गए योद्धाओं की संख्या शायद 3,000 से कम थी। शेष अल्ट्रा वन योद्धाओं का ठिकाना हमेशा एक छिपा हुआ खतरा था। रियल्म किंग ग्रह की घास वाली ढलानों पर लिन शेन को अब याद नहीं आ रहा था कि वह वहां कितनी बार गया था। हर दिन घर पर लिन शेन दिन में सोता और खाता था और रात में वह उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों की तलाश में दायरे राजागृह में प्रवेश करने का समय निर्धारित करता था। जब सुबह होती तो वह वापस लौट आता। प्रतिदिन घास की ढलानों पर बार बार सफाई करके और विभिन्न स्टील विषैले कीटों की खोज करके उन्होंने अंततः अपनी आधार उत्परिवर्तन दर को 99% तक बढ़ा लिया। आखिरी वाला, लिन शेन ने एक उत्परिवर्ती लौह पंख वाले लाल रेशम कीट को पकड़ा और तुरंत उसके द्वारा छोड़े गए सभी बेस उत्परिवर्तन द्रव को पी लिया। विकास सिद्धांत के संचालन के तहत आधार उत्परिवर्तन दर अंततः 100% तक पहुंच गई। सैद्धांतिक रूप से लिन शेन का अब मिश्र धातु स्तर तक सफलतापूर्वक चढ़ना निश्चित था, बशर्ते उसके पास मिश्र धातु स्तर आधार उत्परिवर्तन अंडा हो। केवल मिश्र धातु स्तर ही काम करेगा, न तो स्टील स्तर और न ही क्रिस्टल बेस काम करेगा। ये प्रक्रिया गलत नहीं हो सकती। लेकिन अंडे के प्रकार में एक अपवाद था और वह था प्राइमवल अंडे। लिन शेन ने पहले वेई वुफू से प्राइमवल एग्स के बारे में विस्तार से पूछा था, जिन्हें स्टील लेवल, अलॉय लेवल या क्रिस्टल बेस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। जब तक ये बेस म्यूटेशन है तब तक प्राइमवल एग्स का उपयोग करके ऊपर चढ़ा जा सकता है। हालांकि आधार उत्परिवर्तन के लिए प्राइमवल अंडे के सबसे पहले उपयोग को छोड़कर, जो शरीर के अत्यंत गहन कायापलट की अनुमति देता है, मिश्र धातु और क्रिस्टल आधार स्तरों पर बाद की प्रगति के लिए प्राइमवल अंडे का उपयोग करने की प्रभावशीलता उतनी मजबूत नहीं थी। बेस म्यूटेशन के लिए प्राइमवल अंडे का पहली बार उपयोग करने पर परिणामी बेस म्यूटेशन कार्पेस को बिना किसी अंतराल या कमी के 100% व्यापक होने की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा प्राइमवल अंडों द्वारा प्रदान किए गए जन्मजात कौशल विशेष रूप से अद्वितीय थे और अन्य बेस वेरिएंट प्राणियों में उन्हें खोजना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइमवल एग के साथ बेस म्यूटेशन के बाद व्यक्ति की शारीरिक स्थिति एक सामान्य म्यूटेटर की तुलना में अधिक मजबूत होगी, साथ ही कुछ छिपे हुए लाभ भी होंगे। उदाहरण के लिए चोट लगने के बाद ठीक होने की क्षमता, तापमान के प्रति सहनशीलता तथा सुनने, देखने, सूंघने और शारीरिक शक्ति में वृद्धि, इन सभी को संभावित रूप से एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्राइमवल अंडों के उपयोग से प्राप्त लाभ बिल्कुल समान नहीं थे। ये लाभ प्राइमवल अंडे के प्रथम प्रयोग तक ही सीमित थे। स्टील से मिश्र धातु स्तर तक चढ़ना केवल बेस म्यूटेशन पदार्थों का आंतरिक संवर्धन था, जिसका शरीर पर प्रथम प्रयोग की तुलना में कम प्रभाव पड़ा। दूसरे शब्दों में, स्टील से मिश्र धातु स्तर तक चढ़ने से मुख्य रूप से बेस म्यूटेशन कार्पेस की ताकत बढ़ गई और एक नया सहज कौशल प्रदान हुआ। इस समय प्राइमवल एग का उपयोग करने के भी लाभ थे, क्योंकि इससे बिना किसी असफलता के जोखिम के एक नया सहज कौशल प्राप्त करने की 100% संभावना सुनिश्चित होती थी, तथा ये कौशल व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करते हुए काफी विशेष होता था। हालांकि यदि कोई उत्परिवर्तित मिश्र धातु आधार उत्परिवर्तन अंडा पा सकता है और प्राणी के पास मौजूद जन्मजात कौशल को जान सकता है, तो वह प्राइमवल अंडों के साथ यादृच्छिकीकरण करने के बजाय वांछित जन्मजात कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट आधार उत्परिवर्तन अंडे का चयन कर सकता है। इस प्रकार जन्मजात कौशल के बीच संघर्ष से बचा जा सकता है। वेई वुफू ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया था जिसने प्राइमवल एग का उपयोग करके बेस म्यूटेशन के बाद एक सहज कौशल प्राप्त किया, जिसने तलवार प्रकार के हथियारों को बढ़ाया, जिससे यह एक शक्तिशाली कौशल बन गया, जिसने उसे स्टील स्तर पर तलवार के साथ तलवार की आभा जैसी ताकत को उजागर करने में सक्षम बनाया। जब वह मिश्र धातु स्तर पर चढ़ गया, तो उसने एक बार फिर प्राइमवल अंडे के साथ एक मौका लिया और एक सहज कौशल के साथ समाप्त हुआ, जिसने भाला प्रकार के हथियारों को बढ़ाया।
एक व्यक्ति के लिए तलवार और भाला दोनों का प्रयोग करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक था। दोनों कौशल एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, जो कि मूलतः एक बर्बादी थी। इसलिए अधिकांश म्यूटेटर्स ने अपने पहले बेस म्यूटेशन के लिए केवल प्राइमल अंडे ही चुने और बाद में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग बेस म्यूटेशन अंडे के साथ खुद को बढ़ावा दिया। लिन शेन के हाथ में वर्तमान में एक आदिम अंडा था, और यदि वह इसका उपयोग मिश्र धातु स्तर तक चढ़ने के लिए करता तो वह अपने लिए उपयुक्त एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए केवल अपनी किस्मत पर ही दांव लगा सकता था। लिन शेन द्वारा आदिम अंडे का उपयोग करने का कारण केवल जन्मजात कौशल प्राप्त करने का अवसर नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि वेई वुफू ने उन्हें बताया था, एक रहस्य था जो उनके मातृग्रह पर बहुत कम लोगों को ज्ञात था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मातृग्रह पर केवल एक ही व्यक्ति ने आरोहण के लिए 4 आदिम अंडों का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, और वह व्यक्ति वेई परिवार से था, इसलिए केवल वेई परिवार के सदस्य ही इस रहस्य को जानते थे। वेई वुफू के सभी विकासों में आदिम अंडों का प्रयोग शामिल था, और जो अंडा उसने लिन शेन को दिया था वह भी क्रिस्टल बेस स्तर पर उसकी पदोन्नति के लिए था। 4 आदिम अंडों के साथ ऊपर चढ़ने से दोहरे जीवन आधार पर अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, और यही वास्तविक कारण था कि वेई वुफू ने अपने विकास के लिए आदिम अंडों को चुना। सामान्य आरोही कई आत्मिक आधारों पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनके पास केवल एक ही जीवन आधार हो सकता था। हालांकि वेई परिवार का वह आरोही जो 4 आदिम अंडों के साथ ऊपर चढ़ा था, उसके पास दोहरा जीवन आधार था, जो शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में भी दुर्लभ है। फिर भी 4 आदिम अंडों के साथ आरोहण करना अत्यधिक कठिन था, जबकि साधारण आदिम अंडों को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था। आरोहण के लिए आवश्यक आदिम अंडा साधारण अंडे के समान नहीं था तथा और भी दुर्लभ था। वेई परिवार के समर्थन से वेई वुफू को 4 आदिम अंडों के साथ ऊपर उठना तय था। लिन शेन के लिए 4 आदिम अंडों के साथ चढ़ना इतना आसान नहीं था। हत्यारा दानव राजा। हालांकि लिन शेन के पास एक आदिम अंडा था, फिर भी एक मुद्दा था जो उसे परेशान कर रहा था। प्राइमल अंडों की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए बेस म्यूटेशन के बाद वेई वुफू द्वारा उपयोग किया गया अंडा म्यूटेंट स्टील में बदल गया, लेकिन उसने जो अंडा उपयोग किया वह सुपर बेस स्टील में बदल गया। लिन शेन को यह नहीं पता था कि उसके पास जो आदिम अंडा है उसकी गुणवत्ता क्या है, और यदि वह केवल उत्परिवर्ती है तो क्या इसका उपयोग करने से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लिन शेन ने भी मैकेनिकल कलाई घड़ी से प्राइमल एग की जानकारी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इसे स्कैन नहीं किया जा सका, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। अंत में उसने कोई भी योजना बनाने से पहले वेई वुफू के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। वेई वुफू संभवतः उसके लिए एक और आदिम अंडा भी वापस लाएगा, और तब वह उनकी तुलना कर सकता था। वेई वुफू को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, वह वापस क्यों नहीं आया। लिन शेन को इन दिनों वेई वुफू के बिना रहने की आदत नहीं थी। जब समय आया, लिन शेन को वापस उसके शयन कक्ष में ले जाया गया, जहां वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। दूसरों को लगता था कि वह आलसी है और दिन भर सोता रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह हर रात रियल्म किंग ग्रह पर भोर तक लड़ता रहता था, बिल्कुल उन छात्रों की तरह जो कक्षा में तो सोते थे लेकिन घर पर छिपकर पढ़ाई करते थे। डार्क बर्ड बेस के चौक में एक लंबा आदमी, जो काम के लिए पैंट, हुडी और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए था, हुड ऊपर खींचे हुए एक बेंच पर बैठा था। उसका सिर थोड़ा नीचे था ताकि उसका चेहरा दिखाई न दे। वह चुपचाप बिना हिले डुले बस लोगों को चौक में आते जाते देखता रहा। एक युवा जोड़ा अपने साथ 7-8 साल का बच्चा लेकर चौराहे पर आया। बच्चा काफी शरारती था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और जानबूझकर एक लड़की के पास से भाग रहा था जो पढ़ रही थी, जिससे उसके हाथ में रखा दूध गिर गया। लड़की कुछ गुस्से से खड़ी हुई और बच्चे के माता पिता से बोली, क्या आप कृपया अपने बच्चे को नियंत्रित कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो तो बच्चा है, तुम किस बात का बतंगड़ बना रही हो। वो तो बस एक कप दूध है, क्या इतना बड़ा बतंगड़ बनाना जरूरी है। बच्चे की मां ने उसे गंभीरता से न लेते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ शर्मीली और अंतर्मुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे की मां से कैसे बहस की जाए। बच्चे की मां ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने पति के साथ चौक में चलती रही तथा हंसती रही। इस बच्चे के आगमन से चौक में अफरा तफरी मच गई। अचानक बच्चे ने बेंच पर बैठे शांत आदमी को देखा और किसी अज्ञात कारण से उसके पास दौड़ा, उसके कपड़े खींचे, फिर दूर से उस आदमी को देखकर मुंह बनाते हुए तेजी से भाग गया। ये देखकर कि उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अपना सिर भी नहीं उठाया, लड़का दौड़कर वापस आया और अपने पैर की नोक से उस आदमी के पैर पर लात मारी।
उसकी माँ और पिता ने देखा कि उस आदमी की ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और वापस लौटकर अपनी प्रसन्नतापूर्ण बातचीत जारी रखी। पास ही खड़ी लड़की की तीखी चीख निकली। बेंच की ओर देखते हुए उसकी आंखें भय से बड़ी हो गईं। गुस्से में आकर उसने कभी कभी लड़के की तरफ देखा और देखा कि वह उस आदमी को लात मार रहा है और ऐसा करते हुए हंस रहा है। वह जाकर उसे रोकना चाहती थी ताकि बच्चे के माता पिता से फिर से बहस कर सके, लेकिन जब लड़के ने उस आदमी को फिर से लात मारी तो उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, लड़के का सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। दरार, खून और हड्डियां जमीन पर बिखर गईं तथा स्टील का फर्श भी टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी और सभी लोग उस दिशा में देखने लगे जिस ओर वह देख रही थी। अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चे के माता पिता ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए, मानो उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था। अंततः बच्चे की मां ने एक हृदय विदारक चीख निकाली और क्रोधित शेरनी की तरह उस व्यक्ति पर झपटी, क्योंकि उसके शरीर पर मिश्र धातु का कवच दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बच्चे का पिता भी गाली देते हुए आगे बढ़ा और उस पर भी मिश्र धातु कारापेस का प्रभाव पड़ा। वे दोनों एक एक तरफ खड़े होकर चिल्लाते हुए उस आदमी के सिर पर मुक्के मारने लगे। धमाका। मिश्र धातु से बनी दोनों मुट्ठियों ने उस आदमी के चेहरे पर सीधा प्रहार किया, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से, और उसके गालों पर जोरदार प्रहार किया। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसका सिर तुरंत फट जाता, लेकिन उस आदमी का सिर नहीं हिला, वह अभी भी झुका हुआ था। अगले ही पल उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस आदमी और औरत के सिर पर दबाव डाला, जिससे वे सीधे जमीन पर गिर गए। जमीन पर दो और स्प्रे जैसे पैटर्न दिखाई दिए, जो पहले वाले के साथ मिल गए। अवर्णनीय रूप से भयानक और डरावने, पूरा परिवार बड़े करीने से एक साथ। सभी लोग चिल्लाने लगे और चौक से भाग गए। जिस लड़की का दूध लड़के ने पहले गिरा दिया था, उसके घुटने कमजोर हो गए। वह भागना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ी, उसके हाथ में रखी किताब भी फर्श पर गिर गई। वह आदमी खड़ा हुआ और धीरे धीरे लड़की की ओर चलने लगा। लड़की का चेहरा भय से भरा हुआ था, उसका रंग पूरी तरह उड़ गया था। वह सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और वह बस चुपचाप बैठी रही। जैसे ही वह आदमी उसके पास आया, लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि वह मार दी जाएगी। उसका दिल भय से भर गया, लेकिन एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका सिर उस खून से सने हाथ से दबाया जा रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे शरीर में कांप रही थी, फिर भी वह अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी और अपने सामने का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह आदमी उसकी गिरी हुई किताब हाथ में पकड़े हुए था, उसे वापस दे रहा था और चुपचाप उसे देख रहा था। लड़की ने अंततः टोपी के नीचे आदमी का चेहरा देखा, आधा मानव आधा स्टील, अवर्णनीय रूप से अजीब, फिर भी एक असामान्य आकर्षण के साथ। लड़की ने सहजता से उस आदमी से किताब ले ली और सहजता से धन्यवाद भी कह दिया। उस आदमी ने उसे हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। लड़की उस आदमी की पीछे हटती हुई आकृति को देख रही थी। जो कुछ भी अभी हुआ था वह सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था। लिन शेन, जो पूरी रात व्यस्त था, अभी कुछ देर पहले ही सोया था जब लेई ने उसे तत्काल बुलाया। मिस्टर लिन शेन, ये बुरा है, लेई ने बाहर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए घबराहट में कहा। लेई, इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या है? लिन शेन ने दरवाजा खोलते हुए जम्हाई ली। डार्क बर्ड बेस से एक खूनी शैतान आया है, लेई ने हौंफते हुए कहा। एक हत्यारा शैतान? लिन शेन थोड़ा चौंका, ये शब्द उसके लिए वास्तव में अपरिचित था। ऐसे समय में किसी की हत्या करना क्या कोई बड़ी बात थी? कोई व्यक्ति हत्यारे राक्षस की उपाधि कैसे प्राप्त कर सकता था? कोई शैतान कहीं से आया, उसने चौक में क्यूई परिवार के कुछ लोगों को मार डाला। वह भागा नहीं, बस हमारे बेस के आसपास टहलता रहा, और जब क्यूई परिवार के लोग उसके पीछे गए तो कई और लोग मारे गए। उसके सामने वे पूरी तरह से शक्तिहीन थे, जिससे पूरा क्यूई परिवार डर गया और उसने और लोगों को भेजने की हिम्मत नहीं की। बोलते समय लेई का चेहरा और भी भद्दा हो गया। ये क्यूई परिवार की समस्या है, तुम घबरा क्यों रहे हो? लिन शेन ने पानी पीते हुए कहा। मिस्टर लिन शेन, मुझे घबराना होगा। वह हत्यारा शैतान डार्क बर्ड एवेन्यू पर घूम रहा था, वह आपकी दुकान में घुस गया। लेई ने चिंतित भाव से कहा। फफ। लिन शेन, जिसने अभी अभी एक घूंट लिया था, ने अभी तक निगला नहीं गया पानी बाहर छिड़का और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, मेरी दुकान।
मेरी कौन सी दुकान? और कहा, आपकी प्राइमल एक की दुकान, लेई ने जवाब दिया। लिन शेन ने अपना पानी का कप गिरा दिया और बाहर भाग गया। दुकान में केवल झाओ ली थी और उसका परिवार और लिन परिवार लंबे समय से पड़ोसी थे। अगर झाओ ली की उसकी दुकान में हत्या कर दी जाती तो लिन शेन को नहीं पता था कि वह उसके माता पिता का सामना कैसे करेगा। उस संबंध के बिना भी झाओ ली कई वर्षों से उसके साथ थी, वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरी दुकान में एक विकृत व्यक्ति है। झाओ ली ने सुबह सुबह ही दुकान खोल ली। जब से लिन शेन ने बगल की दुकान में अपनी पंजा मशीन का हुनर दिखाया था, तब से उनका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। लिन शेन को रियल किंग प्लेनेट पर एक प्लेबॉय के रूप में ख्याति मिलने के बाद और भी अधिक ग्राहक उनके स्टोर में खेलने के लिए आने लगे। हाल ही में झाओ ली ने आधे घंटे पहले ही स्टोर खोल दिया था। कुछ जल्दी आने वाले ग्राहक पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, ग्राहक अंदर चले आए और क्लोरेक कॉइन्स खरीदने के लिए काउंटर पर लाइन में खड़े हो गए। जब झाओ ली उनके लिए सिक्के बदलने में व्यस्त थे, एक लंबा आदमी अंदर आया और पीछे की कतार में शामिल हो गया। कुछ मिनट बाद एक युवक अंदर आया। युवक ने कतार पर नजर डाली और सीधे आगे की ओर चला गया तथा वहां पहले से खड़े ग्राहकों को धक्का देकर किनारे कर दिया। बेबे, मुझे 100 रुपये के सिक्के दे दो, बोलते हुए युवक ने झाओ ली की छाती की ओर देखा। झाओ ली ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अन्य लोग पहले यहाँ आ गए थे, तुम्हें जाकर लाइन में लग जाना चाहिए। उसे स्थानीय गुंडों से नफरत थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह ग्राहकों को बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि वह व्यापार के लिए दुकान खोलती थी। लाइन में लगो, है ना? युवक मुस्कुराया और कतार में खड़े अन्य लोगों की ओर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई आपत्ति है? किसी को भी बोलते न देखकर युवक ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ झाओ ली की ओर मुड़कर कहा, बेबे देखो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया हो। वह अपने सिर पर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह देखना चाहता था कि कौन इतना दुस्साहसी है कि उसके सिर को छूने की हिम्मत कर सके। उसे अपने सिर को छूने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह अपना सिर भी नहीं हिला सकता था। उसकी नजर सामने की दीवार पर टंगे आईने पर पड़ी और फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने अगले जन्म में कभी नहीं भूल पाएगा। उसने देखा कि उसका सिर एक बड़े हाथ से कुचला जा रहा था और हर जगह खून और हड्डियां बिखरी हुई थीं। ग्राहक चीखने लगे और तितर बितर हो गए और काउंटर के अंदर झाओ ली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह उस आदमी को भयभीत होकर देख रही थी। वह भागना चाहती थी, लेकिन काउंटर से दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे उस आदमी के पास से गुजरना पड़ता, जो वहां रुकने से भी ज्यादा खतरनाक होता। कम से कम अब उनके बीच एक काउंटर तो था। आदमी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, शरीर को फर्श पर गिरने दिया और काउंटर पर पैसों की गड्डी रखते हुए गहरी आवाज में 2 शब्द बोले, सिक्के बदलो। झाओ ली कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे होश आया। उसने सहज रूप से पहले पैसे गिने, फिर उस आदमी को टोकरी और सिक्के थमा दिए। अगर लिन शेन ने उसे इस तरह देखा तो उसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार देना होगा। आदमी ने टोकरी ली और एक पंजा मशीन के सामने बैठ गया और उसमें सिक्के डालने तथा खेलने लगा। झाओ ली वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा, उस आदमी को एक के बाद एक सिक्के डालते हुए देख रहा था। फिर भी वह बेस म्यूटेशन अंडे को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। अली, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। एक मोटा सा व्यक्ति स्टूल लेकर अंदर आया और चिल्लाया, लेकिन दृश्य देखकर वह रुक गया। फैटी, खिलवाड़ मत करो, झाओ ली ने जल्दी से क्यू तियानफू को पुकारा। क्यू तियानफू ने सावधानी से गेम खेल रहे आदमी की आकृति को देखा, झिझकते हुए काउंटर के पास गया और उत्सुकता से पूछा, अली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ गेम खेलने आया है, झाओ ली ने कहा। यह अच्छी बात है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। वह एक सीरियल किलर है, वह पहले ही सड़क पर कई लोगों को मार चुका है। क्यू तियानफू ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर दी कि केवल वे दोनों ही सुन सकें। फिर झाओ ली का हाथ पकड़कर वे सावधानी से जाने लगे। वे दोनों बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े क्योंकि उन्हें उस आदमी को परेशान करने का डर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? लिन शेन दुकान में चली गई और उसने देखा कि क्यू तियानफू ने झाओ ली का हाथ पकड़ रखा है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा है। उसे बचाते हुए वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं।
लिन शेन को देखकर क्यू तियानफू का चेहरा लाल हो गया और उसने सहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे वह किसी अवैध कार्य में पकड़ा गया हो। लिन, वह आदमी। झाओ ली की नजर पंजा मशीन पर बैठे आदमी पर चली गई। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम दोनों पहले बाहर निकलो। लिन शेन ने जमीन पर पड़े शव को देखा, थोड़ा भौहें से कुनी झाओ ली को आगे बोलने से रोका और उन दोनों को पहले दुकान से बाहर निकलने को कहा। लिन, मुझे नहीं लगता कि वह आदमी बुरा है। उसने सिर्फ इसलिए लड़ाई शुरू की क्योंकि वह व्यक्ति कतार में आगे निकल गया था। झाओ ली को लगा कि यह कारण थोड़ा दूर की कुली है, लाइन में कटौती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी कारण से उसने अभी भी सोचा कि उसे उस आदमी के लिए आवाज उठानी चाहिए। झाओ ली की नजर में जैसे ही लिन शेन आया, वह आदमी बर्बाद हो गया। हम समझ गया। लिन शेन कुछ हैरान हुआ और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया, फिर वह खुद उस आदमी के पास गया। दोस्त, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन हत्या हमेशा गलत होती है। लिन शेन उस आदमी के पास गया, ये देखना चाहता था कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। यह उसका स्थान था, साथ ही लिन परिवार का व्यवसाय भी। यदि वह इसे संभाल नहीं सका, तो भविष्य में लिन परिवार का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। लेकिन जैसे ही लिन शेन एक तरफ हटे और उसके चेहरे को देखा, तो जो शब्द वह कहने वाले थे वे अटक गए और आगे बोलना असंभव हो गया। अरे, वह यहाँ कैसे हो सकता है? लिन शेन को लगा कि उसके सिर में झुनझुनी हो रही है और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। एक ही नजर में लिन शेन ने पहचान लिया कि यह वही आदमी था जो फ्रॉस्ट जायंट ट्री से आया था। उसे लगा जैसे मिस्टर तियान उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि यह आदमी रियल किंग ग्रह को छोड़कर यहाँ कैसे आ गया। अब लिन शेन ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, यह नहीं जानते हुए कि क्या रुकना है या जाना है। वह बिना हिले डुले काफी देर तक एक ही स्थान पर जमे रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उस आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मशीन में सिक्के डालना जारी रखा तथा बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने की कोशिश करता रहा। उसने कई सिक्के डाले थे, लेकिन एक भी पाने में असफल रहा। उसके पास कोई भी कौशल नहीं था, केवल एक प्लेबॉय का दृष्टिकोण था। जब तक वह एक निश्चित संख्या में नहीं खेलता, वह निश्चित रूप से कभी कुछ नहीं जीत पाता। लिन शेन को अब मशीन की संभावनाओं को इतना कम करने का पछतावा हुआ और उसने सोचा, क्या होगा अगर उसे कुछ समय बाद कोई बेस म्यूटेशन अंडे नहीं मिले और उसने मेरी जगह पर कत्ल करने का फैसला किया। अब दुकान में केवल वह और वह आदमी था। यदि वह आदमी सचमुच वध करना चाहता तो वह सबसे पहले जाता। लिन शेन का दिमाग तेजी से चल रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। मौत तक लड़ना असंभव, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने दूसरे आदमी की ताकत देखी थी, जो फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर थी। अगर वह आदमी उसे मारना चाहता, तो भले ही उसके हाथ में एंजल रिवॉल्वर हो, ट्रिगर पर उंगली हो, उसे गोली चलाने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा अगर वह गोली भी चलाता तो भी वह बेकार होती। यह ऐसा आदमी था जो क्रिस्टल बेस को अपने नंगे हाथों से आसानी से कुचल सकता था। लिन शेन का कोई इरादा नहीं था कि वह कुछ करे, और उसे कुछ हद तक ऐसा महसूस हुआ कि लड़ने से निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी, जबकि कुछ न करने से वह बच सकता था। फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर लिन शेन ने महसूस किया था कि यह आदमी अंधाधुंध हत्या करने वाला नहीं था, और झाओ ली ने जो कुछ कहा था उससे लिन शेन को विश्वास हो गया कि उस आदमी के बारे में उसका प्रारंभिक निर्णय सही था। ये सोचते हुए लिन शेन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह सीधे दुकान से निकलना चाहता था। दुकान का त्याग किया जा सकता है और वह अंदर से जो चाहे ले जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वह आदमी आर्केड गेम खेलता रहा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिन शेन लगभग दुकान के दरवाजे पर ही था जब उसने अचानक उस आदमी को ये कहते सुना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसे साफ करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। लिन शेन के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने फर्श पर पड़े शरीर की ओर इशारा किया। मेरे पास सिक्के नहीं हैं, मुझे कुछ और लाओ। आदमी उठकर काउंटर पर गया, नोटों का ढेर नीचे रखा और लिन शेन की ओर देखा। कोई विकल्प न होने के कारण लिन शेन काउंटर के पीछे गया, आदतन पैसे गिने, फिर क्लॉरेक कॉइन्स निकाल लिए। आदमी ने सिक्के ले लिए, पीछे मुड़ा और पंजा मशीन के पास वापस चला गया और अपना सिक्का गिराने का खेल फिर से शुरू कर दिया। वह वास्तव में एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। लिन शेन ने मन ही मन राहत की सांस ली। कम से कम अब वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि वह आदमी कोई यादृच्छिक हत्यारा नहीं था। काउंटर के पीछे से बाहर आकर लिन शेन ने फिर से जाने के बारे में सोचा।
हालांकि वह आदमी सिद्धांतवादी लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह कोई अनियमित मनोरोगी था। लिन शेन ने उस आदमी के चरित्र पर अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। ठीक वहीं रुक जाओ। जैसे ही उसकी उंगलियां कांच के दरवाजे के हैंडल को छू गईं और उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था, उस आदमी ने फिर से बोलते हुए उसे रोक दिया। अध्याय 147 घातक। क्या कुछ और है? लिन शेन को रुकना पड़ा और उस आदमी की ओर देखते हुए उसने पूछा। वह आदमी अभी भी जॉयस्टिक चला रहा था और पीछे मुड़े बिना उसने शांति से कहा, हम पहले भी रियल किंग प्लेनेट पर मिल चुके हैं। पहले भी मिले थे। दूसरे पक्ष ने उसे पहले ही पहचान लिया था और लिन शेन चाहकर भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। उसे अब बहुत संदेह था कि क्या उस आदमी का उसकी दुकान पर आना एक संयोग था या जानबूझकर किया गया था। यदि यह महज संयोग था, तो वह व्यक्ति पेड़ों में छिपकर बड़ा हुआ था और अभी अभी मानव माताग्रह पर पहुंचा था। उसे यह जानकारी कहां से मिली कि यह उसकी दुकान है? अगर यह संयोग नहीं था, तो यह बहुत ज्यादा संयोग था। मदर प्लेनेट इतना विशाल था, तो वह खास तौर पर डार्क बर्ड बेस और ज्यादा खास तौर पर अपनी दुकान पर क्यों आया? NOWELBEIN.CO। यह आपकी दुकान है? आदमी ने फिर पूछा। हाँ, इस बिंदु पर लिन शेन केवल इसे स्वीकार कर सकता था। मैंने पहले 500 खर्च किए थे और अब मैंने 500 और खर्च कर दिए हैं। क्या मैं अंदर बेस म्यूटेशन एग पकड़ सकता हूँ? आदमी ने बिना पीछे मुड़े पूछना जारी रखा। हाँ, लिन शेन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। क्योंकि अंदर का बेस म्यूटेशन अंडर दुकान में सबसे अच्छा था, इस मशीन की पूरी दुकान में सफलता की संभावना सबसे कम थी। लगभग हर 20 प्रयासों में से एक सफल होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक खेल में 2 सिक्कों की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक सिक्के की कीमत 10 युआन थी, जिसका अर्थ था कि बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने के लिए लगभग 400 युआन पर्याप्त होंगे। बेशक ये केवल एक संभावना थी, लेकिन यदि आपके पंजे का कोण बहुत खराब था और आप अंदर मौजूद बेस म्यूटेशन अंडे को नहीं पकड़ पाए, तो चाहे पंजा कितना भी कड़ा क्यों न हो, फिर भी उसे पकड़ना संभव नहीं होगा। इस संबंध में लिन शेन चिंतित नहीं था। अजीब आदमी की क्षमताओं के साथ उसका निर्णय इतना खराब नहीं हो सकता था। वह हमेशा बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ सकता था, लेकिन ये पंजे के बहुत ढीले होने के कारण था कि वह इसे पकड़ नहीं सका। एक बार जब कुछ प्रयास हो जाते तो पंजा स्वाभाविक रूप से बहुत कड़ा हो जाता। अगर वह अंडे को पकड़ लेता तो उसे पकड़ने में सफल हो जाता। अजीब आदमी ने 2 बार में 1000 युआन के सिक्के खरीदे थे। अच्छी किस्मत से वह 3 बेस म्यूटेशन अंडे पकड़ सकता था और बुरी किस्मत से वह अभी भी 2 पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन को इस बात पर भरोसा था। तो फिर चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, अजीब आदमी ने कहा, जबकि वह बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। महामहिम, आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आप खिलौना नहीं पकड़ पाए तो आप मेरी जान ले लेंगे, क्या ये सही है? लिन शेन ने अनुमान लगाया। उस अजीब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आप ही खेलता रहा। उस अजीब आदमी के बारे में लिन शेन ने पहले से ही अपने दिल में कुछ अनुमान लगा लिया था। वह एक नासमझ हत्यारा नहीं था, लेकिन उसकी हत्या की सीमा बहुत कम थी, जो एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है उससे भी कम। ऐसा लगता है कि महामहिम सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए चलो निष्पक्षता के बारे में बात करते हैं। लिन शेन ने सोच समझकर कहा, यदि आप बेस म्यूटेशन एग को नहीं पकड़ सकते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं मरने के लायक हूं, यह आपका मानक है और आपके मानक के अनुसार मैं मरना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके मानक के अनुसार मुझे मरना नहीं चाहिए, फिर भी आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, तो क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? झाओ ली और क्यू तियानफू दुकान के दरवाजे के बाहर छिपे हुए थे और अंदर की आवाजें सुन रहे थे। जब लिन शेन ने कहा कि अगर वह खिलौना नहीं पकड़ता तो वह अजीब आदमी उसे मार देगा, तो क्यू तियानफू ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, उस आदमी ने दुकान में पंजे इतने ढीले कर दिए हैं कि अब वह जो बोया है वही काट रहा है न? अगर वह उसे नहीं पकड़ पाता तो क्या वह निश्चित रूप से मर नहीं जाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। अपना कौवा मुंह बंद करो, इसे जरूर पकड़ा जा सकता है। 20 कोशिशों में से एक बार तो ये पकड़ा ही जाएगा, झाओली ने उसे घूरते हुए कहा। लगभग 20 में से एक बार इसे पकड़ने के लिए ये सिर्फ बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने के लिए पंजे की ढील के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर अजीब आदमी उस एक प्रयास में चला गया? क्यू तियानफू ने कहा। कोई क्या होता अगर वाली बात नहीं है। झाओली ने आगे बढ़कर क्यू तियानफू को चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से कराह उठा।
बाहर बहुत से लोग दूर से देख रहे थे। क्यूई परिवार और वांग परिवार के लोग थे। डार्क बर्ड बेस पर इतनी बड़ी हलचल के साथ क्यूई शुहिंग और वांग तियान भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने धन संपदा वाले क्लॉक रेन शॉप के पास जाने की हिम्मत नहीं की। क्या वह हत्यारा शैतान विशेष रूप से आपके क्यूई परिवार के लिए यहाँ है, या वह लिन परिवार को निशाना बना रहा है? वांग तियान ने सोच समझकर पूछा। इसका लक्ष्य लिन परिवार होना चाहिए। हमारा क्यूई परिवार सिर्फ अवांछित आपदा से पीड़ित है, क्यूई शुहिंग ने अपनी खोज को दोहराया। ये सुनने के बाद वांग तियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, एक बच्चे की बदतमीजी के कारण इतने सारे लोगों को मारना, उस व्यक्ति की हत्या की मंशा वास्तव में गंभीर है। आजकल दुनिया का यही तरीका है, क्यू शुहिंग ने उदास होकर कहा। अगर उन्होंने पहले ही पूरी तरह से जांच कर ली होती, तो क्यू परिवार के उन मिश्र धातु सदस्यों को मरना नहीं पड़ता। ये जानते हुए कि वह अजीब आदमी कितना क्रूर था, क्यू परिवार ने उसे परेशान करने के लिए फिर से लोगों को नहीं भेजा होगा। इतनी भारी हत्या की मंशा के साथ इस बार लिन शेन शायद बड़ी मुसीबत में है, वांग तियान ने आह भरी। यद्यपि लिन शेन की मृत्यु वांग परिवार के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन पूरी तरह से पराजित होने के कारण वांग तियान को लोमड़ी के मरने पर खरगोश के अपरिहार्य भाग्य के लिए उदासी का एहसास हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज कोई व्यक्ति लिन परिवार के लिन शेन को कुचलने में सक्षम था। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि एक दिन वांग तियान की बारी नहीं होगी। कोई भी यह आश्वासन नहीं दे सकता कि वे अपने जीवनकाल में किसी को अपमानित नहीं करेंगे। भले ही उसने किसी को अपमानित न किया हो, वांग परिवार में इतने सारे लोगों के साथ अगर कोई एक दुर्जय चरित्र को अपमानित करता है, तो यह वांग परिवार के लिए एक भयावह आपदा होगी। क्लॉक रेन की दुकान के प्रवेश द्वार पर अंकल लेई और लिन परिवार के कई प्रमुख सदस्य म्यूटेटर के साथ पहुंचे थे। डार्क बर्ड बेस में अगर लिन परिवार को इस तरह से धमकाया जाता, तो वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे। दुर्भाग्यवश इन लोगों में से एक भी क्रिस्टल बेस नहीं मिल सका। वे सभी मिश्र धातु स्तर के थे, और इतने सारे लोगों के होने से वास्तव में कोई खास मदद नहीं मिली। अपनी स्थिति पर वापस लौट जाओ और बिना अनुमति के अपनी जगह से मत हटो, लिन शेन ने आदेश दिया जब उसने देखा कि वे दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह जानता था कि यदि ये लोग अंदर आए, तो वे केवल मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। ये व्यर्थ होगा और वे अपना जीवन मुफ्त में गंवा रहे होंगे। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या मैं लिन परिवार का लिन शेन अब गंभीरता से नहीं लिया जाता? ये देखकर कि वे लोग नहीं जा रहे थे, लिन शेन का चेहरा बोलते समय सख्त हो गया। लिन शेन, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन परिवार के मुखिया के यहाँ न होने पर हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और निश्चित रूप से किसी को आपकी जान खतरे में नहीं डालने देंगे, अंकल लेई ने कहा। कोई भी मेरी जान को खतरे में नहीं डाल रहा है। मैं अपनी समस्याओं को खुद हल कर लूंगा। अंकल लेई, क्या मैं अभी भी लिन परिवार का हिस्सा हूँ? क्या मेरे शब्दों में अभी भी वजन है? लिन शेन ने ठंडे चेहरे से कहा। अंकल लेई ने अपने होंठ काटे और 4 प्रमुख सदस्यों की ओर मुड़े। आप लोग पहले लोगों को वापस ले जाएं। क्या यह उचित है? अगर परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति में श्री लिन शेन को कुछ हो गया तो? प्रमुख सदस्यों में से एक ने हिचकिचाहट के साथ कहा। मेरी बात सुनो, मिस्टर लिन शेन का अपना निर्णय है, अंकल लेई ने कहा। 4 प्रमुख सदस्यों ने इस पर विचार किया और सहमत हुए। रियल किंग प्लेनेट पर लिन शेन के प्रदर्शन को देखते हुए, यदि वह भी स्थिति को नहीं संभाल सकता, तो उनकी भागीदारी बेकार होगी। चारों प्रमुख सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और अपने अपने म्यूटेटर्स को दूर ले गए। लेकिन अंकल लेई वहां से नहीं गए। वे बाहर खड़े होकर अंदर की स्थिति को देखते रहे, लेकिन कुछ और नहीं कहा। ये देखकर कि अंकल लेई नहीं गए थे, लिन शेन को पता था कि उन्हें भेजना बेकार था और उन्होंने कुछ और नहीं कहा। तुम्हारी बात तो कुछ हद तक सही है। अजीब आदमी रुका और पलटकर पहली बार लिन शेन की ओर देखा। अगर मैं इसे नहीं पकड़ पाया और तुम्हारी जान ले ली, अगर मैं इसे पकड़ भी लूं तो तुम क्या चाहोगी? मेरी जान। अध्याय 148, मेरी चीजें लौटा दो। मुझे आपके जीवन में कोई विशेष रुचि नहीं है जब तक आप इसे पकड़ लेते हैं। बस अब बेतरतीब ढंग से लोगों को मारना बंद कर दें। लिन शेन ने बोलने से पहले एक पल सोचा। यदि राक्षस सहमत हो जाता तो कम से कम वह डार्क बर्ड बेस के भीतर हत्या की होड़ में शामिल नहीं हो पाता। लिन शेन भी लिन परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा भले ही लिन शेन जीत गया और राक्षस ने इस बार उसे नहीं मारा, डार्क बर्ड बेस में इस तरह के हत्याकांड के पागल होने पर कौन जानता है कि क्या हो सकता है।
तुम्हें मेरी जान ले लेनी चाहिए। कौन जानता था कि राक्षस ठंडे स्वर में कहेगा और फिर मुड़कर अंडे पकड़ना जारी रखेगा। लिन शेन को नहीं पता था कि राक्षस सच कह रहा था या नहीं। कौन जानता था कि हारने के बाद वह वास्तव में अपना वादा निभाएगा या नहीं। यदि उसने वास्तव में राक्षस को मारने की कोशिश की और राक्षस ने अपना वादा नहीं निभाया और जवाबी हमला नहीं किया, तो क्या लिन शेन को बहुत नुकसान नहीं होगा। राक्षस को बार बार अंडा पकड़ने में असफल होते देख लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। लिन शेन के आने से पहले राक्षस ने खेल के लिए पहले ही 500 सिक्के बदल लिए थे। सैद्धांतिक रूप से उसे अब तक एक सिक्का पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिन शेन ने राक्षस के बदले में 500 सिक्के बदले, जिसने 1 दर्जन से ज्यादा बार कोशिश की थी। पिछले प्रयासों को मिलाकर उसे अब तक एक सिक्का पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ था। झाओ ली ने फिर से संभावना को समायोजित नहीं किया, है ना? लिन शेन ने झाओ ली की ओर देखा, जो दरवाजे के बाहर चुपके से झांक रहा था। कई वर्षों से लिन शेन के साथ रहने के कारण झाओ ली ने उसकी नजर को समझ लिया और बाहर से ही अपना सिर जोर से हिलाया। अगर इसे समायोजित नहीं किया गया है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या शायद पिछली बार पंजा काफी कड़ा था और राक्षस खेल में नया होने के कारण अवसर को जब्त करने में विफल रहा, लिन शेन ने खुद से सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस की टोकरी में सिक्के धीरे धीरे कम होते देख लिन शेन घबरा गया। क्या यह मशीन में कोई समस्या हो सकती है? इसने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं पकड़ा है? चून की टोकरी में केवल कुछ सिक्के बचे थे। लिन शेन मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपके से अपनी ताकत इकट्ठा की और तुरंत सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखने की तैयारी की, ताकि अगर वह वास्तव में हार गया तो वह बच सके। यद्यपि दिव्य प्रांगण में कदम रखना राक्षस की चाल जितनी तीव्र नहीं थी, फिर भी यह उसकी अंतिम जीवन रेखा थी। अब लिन शेन को संदेह हुआ कि क्या राक्षस ने मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी, अन्यथा ये कुछ भी क्यों नहीं पकड़ पाती। जैसे ही लिन शेन विचार कर रहा था, उसने अचानक पंजे वाली मशीन से आनंददायक संगीत सुना और मशीन पर लगे रंगीन बल्ब चमकने लगे। एक को पकड़ लिया। लिन शेन ने राहत की लंबी सांस ली। कम से कम वह इस बाधा को पार कर गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या राक्षस अब भी उसे परेशान करेगा। उसे पकड़ने के बाद राक्षस नीचे गिरे बेस म्यूटेशन अंडे को लेने नहीं गया। टोकरी में अभी भी कुछ सिक्के बचे थे और उसने खेलना जारी नहीं रखा, बल्कि खड़ा हो गया। राक्षस को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख लिन शेन ने मन ही मन सोचा, क्या यह इतना क्रोधित हो गया है कि लड़ाई शुरू करना चाहता है? यह मेरी जान है, मुझे मार दो, राक्षस ने लिन शेन के सामने खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। क्या यह इतना सहज है? लिन शेन ने अपने सामने गतिहीन राक्षस को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। भूल जाओ, तुम जा सकते हो। लिन शेन जोखिम नहीं लेना चाहता था। तुम्हें मेरी जान नहीं चाहिए? राक्षस ने पूछा, बिना हिले। अभी भी लिन शेन को देख रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं, लिन शेन ने भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। राक्षस ने बिना कुछ बोले लिन शेन को देखा, बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। लिन शेन ने तुरंत दिव्य प्रांगण पर कदम रखा, तुरंत पीछे हटे और कांच को तोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और पूरी गति से भाग गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस एक पल के लिए रुक गया। लिन शेन को लंबी सड़क पर एक भागते हुए घोड़े की तरह भागते हुए देख रहा था। उसके मुंह का एक कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे एक अजीब सी मुस्कान प्रकट हो रही थी। जैसे ही राक्षस इत्मीनान से बाहर निकला, चारों ओर सब कुछ रुक गया। हर कोई चौड़ी आंखों से राक्षस को दुकान से बाहर निकलता हुआ देख रहा था, जिस दिशा में लिन शेन गायब हो गया था, और कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। लिन शेन तेजी से आगे बढ़ता गया। उसके भीतर की शक्ति एक उग्र धार की तरह थी, जो उसके शरीर को और अधिक गति देने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसका मांस और खून लगभग फटने की स्थिति तक कुचल गया था, लेकिन स्टील कारापेस ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की, क्योंकि वह हवा की तरह डार्क बट बेस से बाहर निकल आया। उसकी गति बढ़ती रही, ध्वनि अवरोध को तोड़ती रही और उसके चारों ओर शंक्वाकार आघात तरंग निर्मित होती रही, जिसकी विस्फोटक ध्वनि बार बार सीमाओं को तोड़ती रही। स्टील का कवच स्वयं भी प्रभाव को झेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाल और सुनहरा चमक रहा था, मानो कोई उल्का वायुमंडल में प्रवेश कर रहा हो और प्रवेश करते ही जल रहा हो। वह जहां से भी गुजरा, उसके चारों ओर की घास और पेड़ विस्फोट की लहर से दोनों ओर उड़ गए। भागते भागते लिन शेन धीरे धीरे रुक गया और उसके शरीर पर जो कवच लाल चमक रहा था वह फिर से स्टील के रंग में आ गया।
तुमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया है? लिन शेन के पीछे से राक्षस की आवाज गूंजी। भाग नहीं सकता, बस बात करने के लिए एक अलग जगह ढूंढना चाहता था। लिन शेन राक्षस का सामना करने के लिए मुड़ा, ये जानते हुए कि अगर राक्षस वास्तव में उसे पकड़ना चाहता था तो वह दुकान से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। किस बारे में बात कर रहे हो? राक्षस ने लिन शेन की ओर देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें मुझे क्यों मारना है? लिन शेन ने सोचा और पूछा। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? राक्षस का आधा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरा आधा स्टील जैसा चेहरा गतिहीन था, जिससे एक भयानक दृश्य बन गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर तुम मुझे नहीं मार रहे हो तो तुम मुझ तक क्यों पहुंच रहे हो? लिन शेन एक पल के लिए लड़खड़ा गया। राक्षस ने कहा, मुझे मेरी चीज वापस चाहिए। तुम्हारी चीज? कौन सी चीज? लिन शेन थोड़ा हैरान था, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने राक्षस की कोई चीज कब ली थी। फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर उसने कुछ भी नहीं लिया था। क्या ये फ्रॉस्ट वॉरियर्स हो सकते हैं? लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा लग रहा था कि यह एकमात्र संभावना थी। तुम्हारी कलाई पर जो टेलीपोर्टर है वह मेरा है, राक्षस ने लिन शेन को देखते हुए कहा। ये तुम्हारा है? लिन शेन चौंक गया, उसकी उंगलियां लगातार मैकेनिकल कलाई घड़ी के स्विच पर दबाव डाल रही थीं। उसका भागना वास्तव में दूर जाने का प्रयास नहीं था, बल्कि वह स्थान बदलने और टेलीपोर्टर को सक्रिय करने के लिए था, जो सीधे रियल्म किंग ग्रह पर जा रहा था, जहां, निश्चित रूप से, भले ही राक्षस तेज था, वह रियल्म किंग ग्रह तक उसका पीछा नहीं कर सकता था। यदि राक्षस ने उसे शुरू में ही पकड़ लिया होता, तो वह पहले ही टेलीपोर्ट हो गया होता। उसे इसकी परवाह नहीं होती कि उसे देखा गया या नहीं, क्योंकि अपने जीवन को बचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसके करीब आने के इरादे के बिना उसका पीछा कर रहा था। यही कारण था कि लिन शेन तब तक भागता रहा जब तक वह बेस के बाहर नहीं पहुंच गया। राक्षस ने सिर हिलाया, फिर भी उसकी नजर लिन शेन से नहीं हटी। ये लिन शेन के लिए अपनी जान बचाने का आखिरी उपाय था, और अगर वह इसे राक्षस को दे देता और अगर राक्षस उसे मारना चाहता, तो वह खुद का बचाव करने के सभी साधन खो देता। यदि वह इसे नहीं सौंपता, और भले ही वह कलाई घड़ी की क्षमता को जानते हुए रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाता, तो राक्षस निश्चित रूप से उसके लौटने का इंतजार करता और वह अभी भी अपने भाग्य से बचने के लिए संघर्ष करता। अपने होंठ काटते हुए लिन शेन ने कलाई घड़ी पर स्विच को निर्णायक रूप से दबाया। उसने राक्षस पर शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसका एक भी गलत शब्द निकला तो राक्षस उसकी जान ले लेगा। वह अपनी कलाई घड़ी राक्षस को नहीं देना चाहता था, ऐसा करने का मतलब था अपनी जान उसे सौंपना। बचने की बहुत कम संभावना होने पर भी वह जुआ खेलने को तैयार था। अगर उसे मरना भी था तो वह अपने ही हाथों मरेगा। क्या नियमों का पालन करना इतना मुश्किल है? राक्षस ने लिन शेन को बिना रोके स्विच दबाते हुए देखा, निराशा का भाव दिखाया, खुद से बड़बड़ाते हुए, मुझे लगा कि तुम एक दिलचस्प व्यक्ति हो, लेकिन ये पता चला कि तुम सिर्फ एक और उबाऊ व्यक्ति हो। अगर तुम इसे जाने देते तो तुम आजाद हो सकते थे, मौत को क्यों चुनते? जिस क्षण लिन शेन ने स्विच दबाया, राक्षस की धातु जैसी उंगली हिल गई और रहस्यमय तरीके से कलाई घड़ी का डायल उछल गया। बैकवोट। लिन शेन के आसपास का माहौल बदल गया, और जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक घास वाली ढलान को चुना था, लेकिन वहां कोई घास वाली ढलान नहीं थी, केवल एक बंजर सतह थी, धूल और रेत जैसी जमीन, दूरी पर एक दूसरे से असंबद्ध, अंगूठी के आकार के ज्वालामुखी, खाली जमीन पर बिखरे हुए थे। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र राजा ग्रह से भिन्न था। रियल्म किंग ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसके ग्रह की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण और भी कमजोर था, जिससे उसे एक विशाल हीलियम गुब्बारे से बंधे होने का एहसास हो रहा था, और वह ऊपर तैरने के लिए बमुश्किल ही कोई प्रयास कर रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि लिन शेन के लिए सांस लेना असंभव हो गया था। उसने जो हवा अंदर ली, उससे उसकी श्वसन नली सल्फ्यूरिक एसिड की तरह झुलस गई, और उसे घुटन का तीव्र एहसास हुआ। ये रियल्म किंग ग्रह नहीं है। इस ग्रह की हवा में ऑक्सीजन नहीं है। लिन शेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, जिसमें 30 दिन की उल्टी गिनती चल रही थी। लिन शेन को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। उसने समय बढ़ा दिया था, उम्मीद थी कि इन 30 दिनों का उपयोग वह अपनी ताकत और स्तर को बढ़ाने के लिए करेगा, ताकि जब वो वापस टेलीपोर्ट हो तो वह उन राक्षसों के खिलाफ जीवित रहने में सक्षम हो सके।
उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि टेलीपोर्टर उसे रियल्म किंग के अलावा अन्य ग्रहों पर भी भेज सकता है। वह निश्चित था कि टेलीपोर्टेशन त्रुटि राक्षस द्वारा छेड़छाड़ के कारण हुई थी, वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ। अब इसके बारे में और सोचना व्यर्थ था। ठंडी हवा की लहरें स्टील कारपेट से होकर गुजर रही थीं, जिससे लिन शेन को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ का तापमान उसके ग्रह और रियल्म किंग ग्रह से कहीं कम है, और एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी ठंड में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कोई ग्लेशियर न देख पाने का कारण संभवतः ये था कि इस ग्रह पर पानी नहीं था। बिना ऑक्सीजन, बिना पानी, बेहद कम तापमान और बिना भोजन के, और उन खतरों का तो जिक्र ही न करें जिनसे लिन शेन अनजान थे, ऐसी जगह पर 30 दिन जीवित रहना उनके लिए ऐसा था मानो वह किसी नारकीय कठिन खेल में प्रवेश कर गए हो। उसने अपना बैग खोला और देखा कि फेई जाय अभी भी सो रही थी, और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला हूँ जो चोटिल हुआ है। लिन शेन ने आह भरी, अपना पेट लॉन्च निकाला और अपने पालतू जानवरों को आसपास की रखवाली करने के लिए भेज दिया, जबकि वह जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत की साधना करने बैठ गया। वह केवल यह आशा कर सकता था कि विकास सिद्धांत उसे इस वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बना सके। यदि वह पहली चुनौती पार नहीं कर पाया, तो 30 दिन की बात भूल जाए, मात्र 1 या 2 घंटे में ही वह अपने पूर्वजों से मिल जाएगा। आसपास ज्वालामुखी जैसे रिंग पर्वतों के अलावा कोई भी आश्रय नहीं था, बाकी सब कुछ समतल और खुला था, और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन को अंदर से असहजता महसूस होने लगी, घुटन का ऐसा अनुभव जिसे कोई भी सहन नहीं करना चाहता था। लिन शेन हमेशा अपनी सांस रोकने में झिझकता था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, और यह अनुभूति ऐसी चीज थी जिसे एक सामान्य इंसान के लिए सहन करना मुश्किल होता। मनुष्य आत्महत्या करने के कई तरीके अपनाता है। कुछ लोग इमारत से कूदकर आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग फांसी लगाकर आत्महत्या करते हैं, या फिर जहर पीकर आत्महत्या करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति दम घोंटकर आत्महत्या नहीं कर सकता। बाहरी हस्तक्षेप के बिना कोई भी व्यक्ति अपना दम नहीं घोंट सकता, और इसलिए विकासवाद का सिद्धांत कभी भी लागू नहीं हो सकता। बेशक ये भी संभव है कि इसे बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जा सकता। जब तक किसी का दम घुटने वाला होता है, तब तक वह पहले ही मर चुका होता है, तो विकास सिद्धांत का क्या उपयोग होगा। अब लिन शेन केवल यह आशा कर सकता था कि विकास सिद्धांत काम करेगा, अन्यथा उसके सामने केवल मौत ही थी। 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, और लिन शेन को ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी महसूस हुई। फिर भी घुटन की अनुभूति कम हो गई थी, उसका शरीर शिथिल महसूस हो रहा था, और उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गर्माहट शुरू हो गई, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन यह विकास सिद्धांत का प्रभाव नहीं था, ये ऑक्सीजन की कमी के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न एक गलत संकेत था। इस स्तर पर ये जल्द ही घातक चरण में प्रवेश कर जाएगा। बैकवोट। वास्तव में लिन शेन के शरीर में ऐंठन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा, और वह अब अपनी सांस रोक नहीं सकता था। चाहे बाहर कुछ भी हो, वह स्वाभाविक रूप से सांस लेने लगा। वह नहीं जानता था कि किस प्रकार की गैस उसके श्वसन पथ के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे वायुमार्ग को गर्म लोहे से दागा जा रहा हो, जैसे उसे फाड़ दिया जा रहा हो। लिन शेन पीड़ा में सिकुड़ गया, जल्दी से संघर्ष कर रहा था और बुरी तरह से ऐंठ रहा था। उसके हाथ अपने गले को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दर्द अवर्णनीय था, और सबसे भयावह विशेषण भी उस पीड़ा को व्यक्त करने में असफल रहे जो वह उस समय अनुभव कर रहे थे। यदि पृथ्वी पर वास्तव में कोई नरक है, तो लिन शेन को लगा कि वह अब उसके सबसे गहरे स्तर पर है। इवोल्यूशन थ्योरी स्थिर रही, और लिन शेन को आत्महत्या की इच्छा भी हुई, क्योंकि वह अब इसे और सहन नहीं कर सकता था। सौभाग्यवश वह अपनी बाहों को पकड़कर अपने स्टील कारपेस पर गहरे निशान बनाते हुए बच गया। जब लिन शेन को लगभग यह विश्वास हो गया था कि वह मरने वाला है, तब अंततः विकास सिद्धांत ने काम करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। हर अंग, त्वचा का हर इंच, हर कोशिका यातना में लग रही थी। अत्यधिक दर्द के कारण लिन शेन अंततः बेहोश हो गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन जब लिन शेन जागा तो उसने पाया कि उसका स्टील का कवच अपने आप ही उसके शरीर में वापस चला गया था। वह दर्द, जो मानो नरक में गिर रहा था, भी गायब हो गया था। वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हवा में सिर्फ एक अजीब सी गंध थी, जो बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ने के बाद आने वाली गंध जैसी थी।
मैं बच गया। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और तीव्र गंध से तुरंत उसका गला भर आया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। जैसे ही आंसू निकले वे तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए, जो लिन शेन की आंखों के कोनों में हीरे की तरह लटक रहे थे। आखिर यह कौन सा ग्रह है? लिन शेन खड़ा हुआ, फिर से बेस म्यूटेशन से गुजरा, अपने शरीर को कारपेस से सुरक्षित किया और कारपेस फिल्टर के माध्यम से सांस लेने में बहुत बेहतर महसूस किया। इसका मुख्य उद्देश्य उसके शरीर में नमी बनाए रखना था, अन्यथा ऐसी जगह पर शरीर से पानी की अत्यधिक मात्रा निकल जाना घातक हो सकता था। लिन शेन ने फिर से अपनी सांस रोकने की कोशिश की और उसे आश्चर्य हुआ कि जीवन के लालच और मृत्यु के डर का अमृत अपने आप काम करने लगा। जिस समय वह बेहोश था, उसने अनजाने में अमरता शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। अपनी घड़ी पर समय देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह 40 घंटे से अधिक समय से बेहोश था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अमरता शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लगता है कि यह जीवन से रहित ग्रह है। इस बार लिन शेन ने इस ग्रह पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और वास्तव में कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं देखा। पहली नजर में ये चंद्रमा जैसा ही लगा, जिसकी सतह पर कई वलयनुमा गड्ढे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह चंद्रमा नहीं था। यहाँ से न तो पृथ्वी दिखाई दे रही थी और न ही परिचित सूर्य। इसके स्थान पर एक हल्का नीला सूर्य देखा जा सकता था, जो कुछ हद तक रियल्म किंग ग्रह के सूर्य के समान था। हालांकि यहाँ का नीला सूर्य रियल्म किंग ग्रह के सूर्य से थोड़ा छोटा था। लिन शेन को महसूस हो रहा था कि इस ग्रह पर वायुमंडल है, केवल वायुमंडल की संरचना पृथ्वी से भिन्न है। लिन शेन ने अपने शरीर को हिलाया और एक हल्की छलांग के साथ उसने बिना अधिक प्रयास के लगभग 10 मीटर ऊंची छलांग लगाई। उसने अनुमान लगाया कि एक साधारण इंसान यहां आसानी से 4 या 5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। मूल रूप से लिन शेन ने इन 30 दिनों का उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं थे, इसलिए उसके पास स्तर बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कुछ खोजने की उम्मीद में निकटतम रिंग माउंटेन की ओर देखा। यदि उसे पानी या भोजन नहीं मिलता तो उसे जीवित रहने के लिए अपने पालतू जानवरों के बेस म्यूटेशन द्रव पर निर्भर रहना पड़ता। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? रिंग माउंटेन पर चढ़ने के बाद लिन शेन ने अंदर देखा। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रिंग माउंटेन की सीमा के भीतर लिन शेन ने उबलते हुए मैग्मा को देखा, लेकिन यहाँ मैग्मा लाल या सुनहरा नहीं था, बल्कि एक प्रकार का नीला मैग्मा था, जो तीव्र नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो एक प्रकार के ऊर्जा पूल जैसा था। और उस नीले मैग्मा में एक भव्य ड्रैगन जैसा प्राणी नहा रहा था। वास्तव में वह नहा रहा था, उसका शरीर हरे क्रिस्टल कवच से ढका हुआ था और वह नीले मैग्मा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहा था। इसके चौड़े ड्रैगन पंख लगभग पारदर्शी थे, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहे थे। लिन शेन की सांसें और भी अधिक उस समय रुक गईं जब ग्रीन क्रिस्टल ड्रैगन ने खेला। उसके बगल में एक विशाल ड्रैगन बॉल तैर रही थी, जिसके अंदर एक ड्रैगन के आकार का प्रकाश घूम रहा था। इस ग्रह पर प्राणी हैं और वे भी उन्नत प्राणी हैं। लिन शेन हैरान और प्रसन्न था। यदि कोई प्राणी होता तो उसके पास भोजन का स्रोत होता, लेकिन वह ऐसे शक्तिशाली आरोही प्राणी को मारने में सक्षम नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन सावधानीपूर्वक पीछे हट गया और जिस तरह से वह ऊपर आया था उसी तरह से वापस पहाड़ से नीचे चला गया। उसे डर था कि ग्रीन क्रिस्टल ड्रैगन उसे सुन सकता है। रिंग माउंटेन से 10 मील दूर जाने के बाद ही लिन शेन ने सांस लेने की हिम्मत की। वह पूरे रास्ते अपनी सांस रोके हुए था। क्या ये हो सकता है कि अन्य रिंग पर्वतों के अंदर भी आरोही जीव मौजूद हों? लिन शेन ने उन्हें जांचने का फैसला किया, शायद कुछ हासिल हो सकता है। उसने एक और रिंग पर्वत उठाया और उसकी ओर चल पड़ा। वह अपनी बिग रेड बुल पर सवारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह दौड़ेगी तो बहुत शोर करेगी और पहाड़ के अंदर के जीवों को खतरा हो सकता है। दूसरे रिंग माउंटेन पर पहुंचकर लिन शेन चुपके से ऊपर चढ़ गया। शीर्ष तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगा। उसने चुपके से अंदर झांका। यह नीले मैग्मा का एक और तालाब निकला, लेकिन इस बार वहां कोई आरोही प्राणी दिखाई नहीं दिया। लिन शेन ने उस क्षेत्र पर नजर घुमाई और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने नीले मैग्मा से कुछ ही दूर पहाड़ के किनारे पर विभिन्न आकारों के छेद देखे। गड्ढे गहरे नहीं थे, वह दूर से ही उनके सिरे देख सकता था। उन्हें पहाड़ की तरफ गड्ढे कहना ज्यादा सही होगा, न कि गड्ढे। इनमें से कई गड्ढों में लिन शेन ने नीले रंग के स्पिरिट पैटर्न वाले अंडे देखे। क्या वे आरोही अंडे हैं?
ये पहली बार था जब लिन शेन ने आरोही प्राणी के अंडों को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उन पर आत्मा पैटर्न ने संकेत दिया कि वे जन्म के समय आरोही स्तर के होंगे। यदि वह इन आरोही अंडों को प्राप्त कर सके तो उनका मूल्य अथाह होगा। समस्या ये थी कि अभी अभी अंडे से निकले उन्नत प्राणियों से भी वह मुकाबला नहीं कर सकता था तथा उन्हें वश में करना लगभग असंभव था। इसलिए लिन शेन के लिए इन आरोही अंडों का सबसे बड़ा मूल्य वास्तव में उनके अंडे के तरल पदार्थ में था। अंडे के तरल पदार्थ के प्रभावों को बेस म्यूटेशन द्रव के बराबर माना जा सकता है या यहाँ तक कि कुछ हद तक बेहतर माना जा सकता है। समस्या ये थी कि लिन शेन को नहीं पता था कि ये आरोही अंडे किस हद तक विकसित हुए हैं। अगर वह एक को बाहर निकालता और उसे खोलता तो उसे पता चलता कि अंदर एक पूरी तरह से विकसित आरोही प्राणी फूटने वाला है, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसलिए चाहे लिन शेन अपने दिल में कितना भी उत्साहित क्यों न हो, वह नीचे जाने और उन आरोही अंडों को चुराने के लिए जल्दी नहीं किया। केवल आरोही अंडे को देखकर, उन्हें देने वाले प्राणियों का कोई संकेत न देखकर लिन शेन ने कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि उसने अपने माता पिता को क्यों नहीं देखा। उसने अचानक हरे रंग का मैग्मा उछाल देखा और एक के बाद एक हरे क्रिस्टल जेट सिर बाहर निकल आए। कुछ ही देर बाद वेलोसिरैप्टर जैसे दिखने वाले जीव, जिनके 6 पैर और एक जोड़ी पंजे थे और उनके सिर पर एक सींग था, मानो वे ब्लू जेट से बने हो, मैग्मा से निकले। वे हवा में उड़ गए और प्रत्येक अलग अलग गुफाओं में उतरे। यह नजारा देखकर लिन शेन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपना सिर और भी नीचे दबा लिया। नीचे सभी आरोही प्राणी थे, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। अगर उसे खोज लिया जाता तो शायद उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होती। जबकि नीचे के आरोही प्राणी अभी भी पुकार रहे थे और फड़फड़ा रहे थे, लिन शेन चुपचाप रिंग माउंटेन से पीछे हट गया। क्या यहाँ कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं है? लिन शेन ने हार नहीं मानी और अन्य रिंग पर्वतों की ओर बढ़ता रहा। अन्य लक्ष्यों पर नजर डालने से पहले उसे कुछ आधारभूत वेरिएंट प्राणियों को ढूंढना था ताकि कुछ समय के लिए भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। विशाल भूमि पर हर कुछ दर्जन मील पर एक रिंग माउंटेन दिखाई देता था। इतने बड़े ग्रह पर हर जगह रिंग माउंटेन थे। ये कल्पना करना कठिन था कि कितने रिंग माउंटेन थे। यदि प्रत्येक में आरोही प्राणी होते तो यह एक भयावह रूप से अकल्पनीय संख्या होती। यदि ये उन्नत प्राणी मात्र ग्रह पर होते तो संभवतः बहुत समय पहले ही मनुष्यों के पास जीवित रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता। लिन शेन ने कई और रिंग माउंटेन का दौरा किया जहां उसे आरोही जीव मिले। कुछ रिंग माउंटेन में उनके समूह थे, जबकि अन्य में केवल कुछ या एक या दो ही थे। संख्या चाहे कितनी भी हो, अंदर आरोही प्राणी तो थे, लेकिन एक भी बेस वेरिएंट प्राणी नहीं था। लिन शेन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने सारे आरोही प्राणी होने के बावजूद उनमें से कोई भी रिंग पर्वत से बाहर नहीं निकल पाया। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भले ही उन उन्नत प्राणियों को बाहर की ठंड की अपेक्षा रिंग पर्वतों के अंदर का उच्च तापमान वाला वातावरण अधिक पसंद था, फिर भी उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी कभी, दुर्घटनावश ही सही, बाहर देखने के लिए उड़ जाते होंगे। आखिरकार वे आरोही प्राणी थे जो उड़ान भरने में सक्षम थे। उनके लिए हमेशा रिंग पर्वतों के अंदर घोंसला बनाना कोई मायने नहीं रखता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने समय से लिन शेन इस ग्रह पर था, उसने रिंग पर्वत के बाहर एक भी प्राणी नहीं देखा था। लिन शेन को यकीन था कि कोई कारण अवश्य होगा कि वे आरोही प्राणी रिंग पर्वत को छोड़ने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ थे। इस मुद्दे पर अपने मन में विचार करते हुए लिन शेन एक अन्य रिंग माउंटेन के सामने पहुंचे। ये रिंग पर्वत उन अन्य पर्वतों से छोटा था जहां वह गए थे। इसकी ऊंचाई अन्य ऊंचे पर्वतों की आधी भी नहीं थी तथा इसका व्यास भी बहुत कम था। लिन शेन जल्दी से चोटी पर चढ़ गया और चुपके से नीचे देखा। इस बार उसे आश्चर्य हुआ। इस रिंग माउंटेन के निचले हिस्से में हरा मैग्मा नहीं था। ये पहली बार था जब लिन शेन ने सूखा रिंग माउंटेन देखा था। हरे मैग्मा के बिना वह नीचे की ओर क्रिस्टल संरचनाओं से ढका हुआ देख सकता था जो डामर जैसा दिखता था। ऊपर की धूल को देखकर लगता था कि यहाँ कोई भी प्राणी बहुत समय से नहीं आया था। लिन शेन को खुशी हुई कि नीचे एक असाधारण रूप से बड़ा अंडा था। क्योंकि अंडा मोटी धूल से ढका हुआ था, लिन शेन यह नहीं बता सका कि यह बेस म्यूटेशन अंडा था या असेंशन अंडा। यह अधिक संभावना थी कि यह एक असेंशन अंडा था, क्योंकि वह इतने लंबे समय से यहाँ था और उसे कोई बेस वेरिएंट प्राणी दिखाई नहीं दिया था। रिंग माउंटेन के अंदरूनी हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच करने और वहां कोई गुफा या ऐसा ही कोई स्थान न मिलने तथा नीचे केवल एक धूल भरा अंडा देखने के बाद लिन शेन ने अपनी सुरक्षा कम कर दी और अपने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को आगे की खोज करने के लिए बुलाया।
उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड ने नीचे एक चक्कर लगाया और पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं है। लिन शेन ने सावधानीपूर्वक रिंग माउंटेन के अंदर अपना रास्ता बनाया और अंडे के पास पहुंचा।